तो फालतू के इंट्रो में लेट ना करते हुए हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ज़ूफेन जो कि यूना से पूछता है कि यूना तुम आखिर कितने लोगों को यहाँ पर लेके आए हो, और जिस पर यूना ही कहता है कि तियानियों के 4 टाइगर्स बॉर्डर डिफेंड कर रहे हैं और एल्डर यान एल्केमी संभाल रहे हैं और स्टीवर्ड्स इटर्नल अफेयर को हैंडल कर रहे हैं। इनके अलावा लू अलायंस की पूरी ताकत यहाँ मौजूद है। हमारे पास 50 थर्ड स्टेज एक्सपर्ट है, 5000 रेडियंस स्टेज कल्टीवेटर्स है और 1 लाख से भी ज्यादा फ्लाइंग टाइगर आर्मी तैयार खड़ी है। और ये सुनने के बाद में ज़ूफेन कहता है कि फिर हम हर साइड के गैप्स को खुद ही कवर करेंगे और हमारा अगला स्टेप होगा उनका घर और उनके एडवांटेज को कर्स करना। और सब लोग यहाँ पर जमा हो जाओ और ध्यान से सुनो। और इतना सुनते ही सारे लोग जो कि एक साथ खड़े हो जाते हैं। एंड इसी के साथ में सीन कट होता है। हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है एक केव में। सिंपल शब्दों में बोला जाता है एक जेल में। हम देखते हैं एक कालगोटरी के दरवाजे खोलती है, वहाँ पर कोई एंट्री करता है और वहाँ पर होता है रुहुआ और हमारे सिस्टर चूचू और एक और गर्ल होती है। कि तभी वहाँ पर ये चूंकि यंग मास्टर जाता है और कहता है सीनियर सिस्टर क्वीनिंग, क्या सच में ये इतना नेसेसरी है? एंड गैस ये कोई और नहीं बल्कि हमारे क्वीनिंग की गर्लफ्रेंड है, बोले तो क्यानिंग, जिसे ये चूतिया बोल रहा है। फिर ये कहता है कि तुम्हारी कॉन्फिडेंस जल्दी खत्म हो जाएगी, 20 साल बीत चुके हैं फिर भी तुम अभी तक इसी बात पर चिपकी हुई हो और अब तुम वर्जिन भी नहीं रही, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। फिर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रही हो? एंड गाइस ये है क्यानिंग, क्वीनिंग की वही वाइफ है। मस्त लेकिन यार। एंड फिर क्यानिंग कहती है कि सहायु, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, मुझे लगा था तुम अपने पिता से अलग निकलोगे, लेकिन मैं गलत थी। लेकिन तुम्हारे अंदर का डीमंस तुम्हारे पिता से भी ज्यादा बुरे हैं। तुम्हारा पिता अपने बेटे से दिल से प्यार करता है और आखिर तुम्हारा क्या है? आखिर तुम किससे प्यार करते हो? और जिस पर ये चूतिया यंग मास्टर जो कि हुए कहता है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ मैं सब प्यार के लिए ही करता हूँ। और सीनियर सिस्टर क्विंचन आधा साल लगभग पूरा होने वाला है और वो अभी तक नहीं आया है। तुम अपना साइड संभाल कर रखना, फिक्र मत करो यार, मैं तुम्हें पूरी तरह से ठगा नहीं दूंगा। मुझे रेस्ट करने का मतलब पता है और मैं तुम्हारे साथ तो बुढ़ापे तक जीने चाहता हूँ। और जिस पर सिस्टर चूचू कहती है कि वो आएगा और उसने कहा था कि वो 6 महीने में यहाँ पर आएगा, तो वो जरूर आएगा। अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उसे रोक दिया और जब तक मेरे सामने वो खुद नहीं आ जाता मैं हमेशा इंतजार करती रहूंगी। और जिस पर ये चूतिया यंग मास्टर कहता है कि हाँ तो गुड और एविल कभी एक साथ नहीं रह सकते और एक डिमोनिक कल्टीवेटर की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो एक राटियस सेक्ट में घुस आए। लेकिन तभी क्वीन जो कि वहीं पर हंसने लगती है, वो कहती क्या डीमन, यहाँ पर रियल डीमन कौन है मैं देख सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो कहता है कि यंग मास्टर सेक्ट के बाहर कोई आपसे मिलने आया है। उसका कहना है कि वो डीमन स्कैमिंग सेक्ट का ज़ूफेन है। और जिस बात से भड़कते हुए ये चूतिया यंग मास्टर कहता है कि ये पागल डीमन इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट का दरवाजा खटकाए। और तभी क्वीन जो कि सिस्टर चूचू से कहती है कि जूनियर सिस्टर तुम्हारा बंदा बुरा नहीं है, सिर्फ ये बात ही काफी है कि वो अकेला मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सामना करने आ गया, इससे ही पता चलता है कि वो वर्थ इट है। और जिस पर सिस्टर चूचू कहती है कि मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ और फिर मैं उससे अपना आंसर चाहती हूँ। और जिस पर क्वीन कहती है कि जूनियर सिस्टर जो आदमी तुम्हारी परवाह करता है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मुझे यकीन है कि उसका जवाब वही होगा जो तुम सुनना चाहती हो। और इधर हम इस चुतिया यंग मास्टर को देखते हैं जो कि इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई बहुत हुआ, डिमोनिक कल्टीवेटर्स बहुत ही जालिम होते हैं, कोई घटिया डिमोनिक कल्टीवेटर कैसे जूनियर सिस्टर क्विचिंग के पास में भी खड़े होने के लायक हो सकता है। उसकी मीठी मीठी बातों ने उसे धोखा में डाल दिया है, मैं कभी भी उसे ऐसे बेरहम दरिंदे के हाथों बेवकूफ बनने नहीं दूंगा। कि तभी रूहुआ जो कि इस चुटकी यंग मास्टर से कहती है कि जूनियर ब्रदर आखिर तुम ऐसा कैसे बन गई, इतने कमीने और ढीठ। और जिस पर ये चुतिया यंग मास्टर रूहुआ को कहता है कि बकवास करना बंद करो। और जिसके बाद ये सिस्टर चूचू से कहता है कि जूनियर सिस्टर क्विंचन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए ज़ूफेन को यहाँ से जाने दूंगा क्योंकि वो अकेला मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आया है? और जिस पर सिस्टर चूचू कहती है कि तुम उसे हरा नहीं सकते और मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि उसे टोंट मत करो अगर तुम अपनी जिंदगी खत्म करना नहीं चाहते तो। और सिस्टर चूचू की ये जवाब सुनकर ये चुटकी यंग मास्टर काफी गुस्सा हो जाता है और जाते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर आप देखना मैं उसे कुत्ता ना बना दिया ना तो मेरा भी नाम नहीं, मैं चूतिया हूँ। एंड गाइस मुझे माफ करना मैं इस यंग मास्टर को चूतिया बोलता हूँ क्योंकि भाई मैं इसका शकल जब देखता हूँ ना तो मेरे अंदर ना बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं इसे चूतिया बोलता हूँ भाई। और जिसके बाद ये अपने गार्ड से पूछता है कि क्या ज़ूफेन अकेला आया है या कोई उसके साथ और आया है? और जिस पर गार्ड बताता है कि यंग मास्टर उसके साथ में एक और आदमी आया है जिसका नाम क्विलिंग है और बस वही दोनों है। और क्विलिंग के नाम सुनकर ये चूतिया यंग मास्टर जो कि कियानिंग को टोंट मारते हुए कहता है कि ओहो क्विलिंग, ऐसा लग रहा है कि ये सीनियर सिस्टर का कोई करीबी दोस्त है। हाँ तो सीनियर सिस्टर कियानिंग, अभी तुम क्विंचन की प्यार की तारीफ कर रही थी लेकिन तुम्हारा खुद का भी कुछ ज्यादा ही महान नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए क्विलिंग ने डबल ड्रैगन गैदरिंग में मुझसे अपना मैच तक छोड़ दिया था अपने सेट की सजा का रिस्क लेते हुए, और अब वो एक अनजान बेवकूफ की तरह यहाँ पर आया हुआ है। वो तो पक्का कर दूंगा कि उसकी लाश सीनियर सिस्टर को दफनानी ना पड़े। एंड इसी के साथ में ये यहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है जो कि
कियानिंग से कहती है, सीनियर सिस्टर तुम टेंशन मत लो क्योंकि वहाँ पर आसपास ज़ूफेन है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। जिस पर कियानिंग कहती कि क्या तुम्हारा वो बंदा इतना अमेजिंग है कि वो मिस्टिकल हेवन सेट के सामने डटकर खड़ा रहेगा। इस पर सिस्टर चूचू कहती है कि मैं ज़ूफेन को दूसरे से काफी अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो कभी हारने वाला नहीं है। मैंने उसे अपने किसी भी लड़ाई में हारते हुए नहीं देखा है। मुझे तो लगता है कि वो इस बार भी तैयार होकर आया है। और इधर हम कियानी को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे आशा है कि मिस्टीरियस ज़ूफेन, जिसका सिर्फ मैंने नाम ही सुना है ना ही मैंने उसे देखा है, शायद वो कोई चमत्कार कर पाए, वो मिस्टिकल हेवन सेट में सुरक्षित रहे और यहाँ तक कि क्विलिंग को भी सेफ रखे। और इसी के साथ में हमारा सीन कट होता है, हमें मिस्टिकल हेवन सेट का एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ूफेन और क्विलिंग जो कि खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है, कहता है कि ऑनरेबल सेक्ट लीडर जो कि हॉल पे में आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस पर ज़ूफेन कहता तो ठीक है चलो हमें रास्ता दिखाओ। कि तभी क्विलिंग जो कि ज़ूफेन से धीरे से कहता है कि स्टीवर ज़ू उन्होंने हमला बाहर नहीं किया क्योंकि वे अंदर में सबूत मिटाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। जिस पर ज़ूफेन कहते हैं कि मैं ये तो श्योर हूँ कि उन्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और जब उन्होंने हमें खुद अंदर वेलकम किया है इसका मतलब है कि वो हमें बिना किसी हिचकिचाहट के हमें सीधा मारना चाहते हैं, चाहे डिमन स्कैमिंग सेट का कोई फर्क पड़े या ना पड़े। इसीलिए अब हमें भी बिल्कुल होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू करने से पहले हमें ये पक्का करना होगा कि लड़कियां सेफ है या नहीं। हम उन्हें होस्टेज के रूप में इस्तेमाल करने नहीं दे सकते। एंड तभी ये लोग जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर के पास पहुंच जाते हैं और जिसके बाद सेक्ट लीडर जो कि गार्ड को वहां से जाने के लिए कहता है और जिसके बाद ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन तो वास्तव में वो तुम ही हो। और जिस पर ज़ूफेन कहते कि क्या बात है, सेक्ट मास्टर जियोन ने मुझे रिकॉग्नाइज किया है। और जिसके बाद सेक्ट मास्टर जियोन जो कि कहते हैं कि 10 साल पहले तियानियो एम्पायर में डबल ड्रैगन गैदरिंग की तैयारी के लिए मैंने चू किंगचेन को चुना था, लेकिन जियोई ने तुम्हें चुना था। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारी वजह से उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुम जिस तरह से चमके हो उसे देखकर मैं हैरान रह गया। तुम्हारा नाम पूरे वेस्टर्न लैंड में हिला दिया है। अब लगता है कि सेक्ट लीडर जियोई की नजर मुझसे कई ज्यादा अच्छे है। खैर वो सब बातें छोड़ो, आखिर तुम मेरे सेक्ट में क्यों आए हो। और सेक्ट मास्टर जियोन के इतना करने के साथ ही इस एपिसोड का पहला चैप्टर खत्म होता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आज का इस वीडियो का लाइक है मैं 200, तब प्लीज यार इसे भी कंप्लीट जरूर कर देना। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम ज़ूफेन को देखते हैं जो कि कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये बात सेक्ट लीडर को ना पता हो और क्विंचेंग और मैं दोनों तियानियों से है और तब से एक दूसरे को जानते आए हैं। उस वक्त से ही मैं उसे एक जवाब देना चाहता था, लेकिन कभी मुझे टाइम नहीं मिला। डबल ड्रैगन गैदरिंग में मुझे ये रियलाइज हुआ और इसीलिए मैंने उसे कहा था कि आधा साल बाद मैं उसे अपना जवाब दूंगा और आज मैं वही वादा पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ज़ूफेन की बातें सुनने के बाद में सेक्ट मास्टर कहते हैं कि तो ये लव था। जिस पर ज़ूफेन कहता है कि अरे क्या बात है, सेक्ट लीडर तो काफी होशियार है, लेकिन सेक्ट लीडर को देखते जो भी काफी गुस्से में आ जाते हैं और ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन तुम डिमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल हो और अगर तुम यहाँ पर सेक्ट के काम के लिए आए हो तो मैं बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन हमारी सेक्ट के भी एक रूल्स है, मेरे डिसाइपल्स को डिमोनिक कल्टिवेटर के साथ दोस्ती करने की कोई भी इजाजत नहीं है, खासकर किसी भी तरह की नजदीकियां या किसी की लव, ये बिल्कुल मना है। और क्या तुम मेरे सेट के रूल्स को मजाक उड़ाने के लिए सब कर रहे हो। और जिसके बाद में सेक्ट मास्टर जियोन जो कि गार्ड से ऑर्डर करता है कि इन दोनों को पकड़ लो। और इसी के साथ में ज़ूफेन और क्विलिंग को चारों तरफ से काफी सारे गार्ड्स जो कि घेर लेते हैं। ज़ूफेन जो कि इन्हें तिरछी नजर से देखता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या बात है, परफाउंड हेवन कल्टिवेटर्स का एक ग्रुप, अबे भुट्टे क्या बात है, तुम मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तेरे पास मुझे मारने का एक बहाना हो। और जिसके बाद ज़ूफेन जो कि सेक्ट लीडर जियोन से कहता है कि सेक्ट लीडर जियोन आपको पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो आखिर ये सब नाटक क्यों। जो ना हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। और जिसके बाद सेक्ट लीडर जियोन जो कि सारे गार्ड्स को वापस भेज देते हैं और जिसके बाद में वो कहते हैं कि तुम वाकई में तियानियो एम्पायर में अपने रेपुटेशन के लायक हो। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद भी तुम्हारा नाम दूर दूर तक गूंज रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। स्टीवर ज़ू तुम सच में कुछ और ही हो। अगर कोई और मेरे पास ये बात लेकर आया होता तो मैं उसे देखने की भी हजामत नहीं देता, लेकिन स्टीवर ज़ू क्योंकि ये तुम हो मैं थोड़ा इंट्रिग्यूड हूँ, पता तुम किस तरह के बिजनेस की बात कर रहे हो। जिस पर ज़ूफेन कहता है कि सेक्ट लीडर जियोन डबल ड्रैगन गैदरिंग में मिस्टिकल हेवन सेक्ट को हार का सामना करना पड़ा है और उनके हाथ लगभग कुछ भी नहीं लगा। और जिस पर सेक्ट लीडर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, इतना भी बुरा नहीं है, लगभग हमेशा के जैसा ही है, पर ज़ूफेन तुम इस बात पर क्यों आ रहे हो। और जिस पर ज़ूफेन कहता है कि असल में मैं सिर्फ सेक्ट लीडर जियोन की पोजीशन को ध्यान में रखकर ये कह रहा हूँ कि डिमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। अब डिमन स्कैमिंग सेक्ट के पास ग्रो करने के लिए 10,000 होली स्टोन है, जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पास सिर्फ 200 ही मिले हैं। और 100 साल बाद डिमन स्कैमिंग
सेक्ट आसमान छू रहा होगा, जबकि मिस्टिकल 11 सेक्ट वहीं का वहीं अटका रहेगा, चाहे अगर वो डबल ड्रैगन गैदरिंग भी हो जाए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम में इस तकदीर का पलटने का ताकत है? डीमन स्कैमिंग सेक्ट जैसी अचानक उड़ान दोबारा होने के चांस आखिर कितने होंगे? और तब तक हमारे सेक्ट मास्टर के टेम्परामेंट को देखते हुए शायद उन्हें इस सब में थोड़ा मजा ही आने लगा है। और जिस पर क्विलिंग भी कहता है कि अस्टीवर जो तुम हमारे सेट के लीडर के बारे में कुछ ज्यादा ही दयालु हो सकते हो, और जब वो वक्त आएगा तो वो पक्का करेगा कि जिन लोगों ने उसे नाराज किया है उनमें से कोई भी कभी वापस लौट कर ना आ सके। और जिस पर जुफेन कहता है कि यार तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही पता होगा, क्योंकि तुम सेक्ट में कुछ ज्यादा ही अरसे से रह रहे हो। एंड इसी के साथ में मिस्टिकल लेवल सेक्ट के सेक्ट मास्टर को देखते हैं, जो कि जुफेन की बातें सुनने के बाद में कुछ देर तक शांत रहता है। और फिर वो जुफेन से कहेगा कि जुफेन आखिर तुम एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर जुफेन कहता है कि चलो एक सौदा करते हैं, तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। डबल ड्रैगन गैदरिंग से मुझे 2000 होली स्टोन मिले हैं, लगभग उतने ही जितने मिडिल 3 सेट के लास्ट पोस्ट को मिले थे। अगर तुम्हें ये मिल जाए और तुम जल्दी ही ग्रो कर लो तो अगले डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुम डिमन सेक्ट से इतना ही पीछे नहीं रहोगे। और जुफेन के इस बात से सेक्ट मास्टर काफी शौक हो जाते हैं, कहते कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे 2000 होली स्टोन देने के लिए तैयार हो। जिस पर जुफेन कहता कि मैं तुम्हें ये दे नहीं रहा बल्कि ट्रेड कर रहा हूँ, हमें सिर्फ क्विंचेंग और कियानिंग चाहिए, और जिसके बाद में तुम्हें ये होली स्टोन दे दूंगा, उसके बाद तुम इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, और ये तुम्हारे लिए काफी बढ़िया सौदा है। जुफेन की बातें सुनने के बाद में ये सेक्ट मास्टर जो कि थोड़ा हैरान होता है, और फिर कहता है कि वो तो तुम चाहते हो, मैं सिर्फ इसलिए अपने 2 डिसेपल को डिमोनिक कल्टीवेटर्स को दे दूं। जिस पर जुफेन कहता है कि ये एक बिजनेस है, पहली बार तुमने क्विंचेंग के साथ में सौदा किया था और अब तुम मेरे साथ डील कर रहे हो। तुमने क्विंचेंग को अपने सेक्ट में डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए बुलाया था, और जो कि अब खत्म हो चुका है, और वैसे भी आपको वहाँ पर कुछ ज्यादा जीतने के लिए मिला भी नहीं। और अब जब मैं आपके पास अपनी ओर से एक घाटे का सौदा लेकर आया हूँ तो आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस पर ये सेक्ट मास्टर कहता है कि किसी भी डील में डिसेबल को यूज करना ये राइटियस पाथ नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम इतने एक्साइटेड हो तो मैं उन दोनों में से एक को ही दे दूंगा। और जिस पर जुफेन काफी गुस्सा हो जाता है कि या तो दोनों या सौदा रद्द, और हम वापस चले जाएंगे बिना उन्हें लेकर। और डिमोनिक कल्टीवेटर्स के कोर्ट में बहुत ही क्रूर होते हैं, और हम दोनों को सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि हमें अपने दिल के अफसोस को थोड़ा हल्का कर सके, लेकिन अगर इसकी कीमत बहुत ज्यादा हुई तो हम लेने नहीं चाहेंगे। जज्बातों को तोड़ना एक ऐसा रास्ता है जिससे हम सबको गुजरना ही पड़ता है, और प्लीज गेम खेलना बंद करो। सेक्ट लीडर जियान, देखो तुम हमारी ईमानदारी पर नजर रख रहे हो। सेक्ट लीडर जियान को देखते हैं, जो कि जुफेन के इस गुस्से को देखकर वो सोचते कि इम्प्रेसिव, और फिर वो गार्ड को ऑर्डर देते हैं कि उन दोनों को यहाँ पर लेके आओ। जिस पर गार्ड कहता है कि यस मास्टर। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और फिर ये सेक्ट मास्टर जो कि जुफेन से कहता है कि जुफेन क्या जीवी को पता है कि तुम 2 लड़कियों के लिए 2000 होली स्टोन दे रहे हो? जिस पर जुफेन कहता है कि अगर सेक्ट लीडर को पता होता तो क्या हम यहाँ पर पहुंच पाते। सेक्ट लीडर जियान जो कि इस बात को सुनकर थोड़ा शौक होते हैं, और अपने मन में सोच रहे होते कि क्या ये सब अकेले ही आ गए हैं, इसका मतलब कि इनके पीछे डिमन स्कैमिंग सेट का कोई भी सपोर्ट नहीं है। चलो अब इससे चीजें कुछ और ही सिंपल हो जाएगी। और इसी के साथ में सीन शिफ्ट उधर हम इस चूतिया यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि कैब में घूम रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है, उससे कहता है कि तो यंग मास्टर चूतिया, सेक्ट लीडर ने हमें ऑर्डर किया है कि क्विंचेंग और क्यून हांग को मैन हॉल में ले जाया जाए। जिस पर ये कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, और आखिर पिताजी ये क्या कर रहे हैं। और इस चूतिया की तक करने के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट करा दो। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड को स्टार्टिंग में हम देखते हैं इसी गार्ड को, जो कि यानी और सिस्टर चुचू को लाने चाह ही रहा होता कि तभी ये चूतिया यंग मास्टर जो कि इसे रोक लेता है, और ये इस गार्ड से कहते हैं कि देखो मैं भी साथ चलूंगा उन दोनों को लाने के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर जुफेन उस ओल्ड मैन के साथ में क्या खेल खेल रहा है। एंड इधर हम देखते हैं इन तीनों को जो कि अभी भी जेल में बंद होते हैं, और तभी सिस्टर चुचू जो कि किसी से कहती है कि आखिर तुम इतना जल्दी क्यों आ गए। जिस पर ये गार्ड कहता है कि सेक्ट लीडर का ऑर्डर है कि सीनियर सिस्टर क्विंचेंग और कियानिंग जो कि मैन हॉल में पहुंचे। और जिस पर सिस्टर चुचू कहती कि आखिर मैं तुम दोनों की बात क्यों मानूं। और जिस पर यह गार्ड कहता है कि देखो मुझे नहीं पता, लेकिन सेक्ट लीडर ने डिमन स्कैमिंग सेक्ट के 2 डिसेबल से बात करने के बाद में उन्होंने तुम दोनों को यहाँ पर लाने के लिए मुझे कहा था। लेकिन तभी ये चूतिया यंग मास्टर जो कि उस गार्ड को मार कर नीचे गिरा देता है, और वो उससे कहता है कि यहाँ पर तुमको सिर्फ ऑर्डर देना चाहिए था, ना कि बकवास करना चाहिए था। और जिस पर कियानिंग जो कि शौक होते हुए कहती क्या वो फ्रूट को नेगोशिएट करना जानता है, शायद ये जुफेन ही होगा। सिस्टर क्विंचेंग तुम्हारा आदमी
एक ऐसा इंसान है जो कि यहाँ तक इस सेक्ट लीडर को ही मजबूर कर दिया। और कियानिंग के इस बात पर सिस्टर चूचू जो कि मुस्कुराती है और जिस पर ये चेती यंग मास्टर कहते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पता है कि वहाँ पर मैन हॉल में जुफर मेरे पिताजी के सामने भीख मांग रहा हो। मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ कि हार मान लो। और फिर गार्ड से कहा कि गार्ड्स इन दोनों को यहाँ से ले चलो। कि तभी पीछे से रूह कहती कि रुक जाओ, क्या मैं भी मैन हॉल में देखने आ सकती हूँ। और जिस पर ये चूती यंग मास्टर कहता है कि हाँ सीनियर सिस्टर जरूर, पहले आप हमेशा मेरा ख्याल रखा करती थी, लेकिन जब से वो कमी न आया है आप भी बदल गई हो, या आप भी उसके जाल में फंस गई हो, तो फिर जरूर मैं आपको भी साथ ले जाऊंगा ताकि तुम भी तो देख लो कि आखिर असली में जीतने वाला कौन है। और फिर ये सभी लोग जो कि मैन हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। सीन कट होता है, हमें मैन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये सभी लोग जो कि पहुंचते हैं। एंड तभी हम क्विलिंग को देखते हैं जो कि कियानिंग को देखकर वो कहता है कि कियानिंग कस के चिल्लाता है और वो उसको चिपकने के लिए जाता है, लेकिन तभी कियानिंग उसे रोक लेती है और पूछती है आखिर तुम कौन हो। इस पर क्विलिंग कहता है कि मैं क्विलिंग हूँ। लेकिन हम कियानिंग को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि ये आखिर पहले कैसा था और अब ये कैसे हो गया है। और जिस पर क्विलिंग कहता है कि मैं बहुत समय बाद मिल रहा हूँ तुमसे, लेकिन तुम अभी भी खूबसूरत हो। और जिस पर कियानिंग कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बदल गए हो। और जिसके बाद में सिस्टर चूचू जो कि जुफन के पास में जाती है और जुफन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। और जिस पर सिस्टर चूचू कहती है कि क्या सच में तुम मुझे यहाँ लेने आए हो। एंड भाई हम जुफन को देखते हैं जो कि वो उसकी तरफ भाई काफी गौर से देख रहा होता है। एंड गाइस मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर जलन हो रही है, वो भी जुफन से। फिर जिसके बाद में जुफन कहता कि हाँ लेकिन सिर्फ यही नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर लेने नहीं आया हूँ, और दूसरी बात मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब 10 साल बाद देना चाहता हूँ। और जिस पर क्वींसिंग कहती है कि क्या तुम्हें वो सवाल अभी भी याद है। और जिस पर जुफन कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुमने ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी में मुझसे पूछा था कि क्या मेरे पास वहाँ और ज्यादा दिन रुकने का कोई वजह है। और जिस पर क्वींसिंग कहती है कि हाँ मुझे याद है कि तुम्हारा उस दिन का आंसर था ना। और जिस पर जुफन कहता है कि नहीं मैंने झूठ बोला था और उसके लिए मैं इतना तक गया कि मुझे खून की खांसी आई, और जो खून तुमने देखा था वो इसी वजह से था। और अब मैं तुम्हें एक बार फिर से जवाब देना चाहता हूँ, ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी में वहाँ रुकने चाहने की मेरी एक वजह थी, उस टूटे फूटे घर में अपनी पूरी जिंदगी बिता देना, क्योंकि उसी जगह पर मैं उस इंसान के साथ रहता था जिसे मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। और इधर हम क्विंचन को देखते हैं जो कि शौक हो जाती है। फिर वो कहती है कि तो इस बार ये एक और झूठ नहीं हो सकता, क्या मैं सच बोल रही हूँ। और जिसके बाद में जुपेन जो कि अपने हाथ को क्विंचन की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि आखिर ये कौन जानता है, ये जानने के लिए तुम्हारे पास में पूरी जिंदगी पड़ी है, और क्या तुम इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए इस डीमन के साथ में अपने लाइफ बिता सकती हो। और जिस पर क्विंचन कहती है कि बेशरम डीमन, मैं अपनी पूरी लाइफ ये देखती रहूंगी कि तुम झूठ बोल रहे होते या नहीं। एंड दोस्तों हम देखते कि ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते और हो जाते चिपका चिपकी। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरी चल रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी चल रही है भाई, मैं भाई। एंड दोस्तों अब तुम लोग जुपेन के मुंह से ऐसे ऐसे वर्ड सुनने वाले हो जो कि तुम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो ये लो सुनिए, मैं हमेशा तुम्हारी आवाज सुनूंगा, तुम्हारी हर हरकत को बारीकी से देखूंगा। भाई मतलब कि भाई क्या डायलॉग भाई, मैं जुपेन को एक मैं क्या बोलते थे इसको सिग्मा मैन समझा करता था। भाई ये बंदा भाई प्यार में डूब चुका है। और 1 मिनट रुका भाई, ये कुछ और ही बाकी है भाई। ये आगे बोलता है कि और मैं तुम्हारी परवाह अनंत ब्रह्मांड तक करूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रूह हुआ और ये दोनों कपल भी ये प्यारे नजारे को देख रहे होते कि तभी ये चूतिया चिल्ला बैठता है कि पिताजी व्हाट इज दिस, आखिर आप इन दोनों डीमंस को ये क्यों दे रहे हो, और आखिर अब मेरा क्या और मेरी बीमारी का अब क्या होगा। और जिस पर सेक्ट मास्टर जियान कहते हैं कि जुफेन जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है, अब बताओ क्या तुम अपना वादा निभाओगे। और इधर हम जुफेन को देखते हैं जो कि भाई एक्टिंग करते हुए कहते हैं क्या वादा, मैंने कब किया भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए बुड्ढे। और जिस पर हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि भाई काफी गुस्सा हो जाता है जुफेन पर। वो कहता है क्या जुफेन तुमने मुझे धोखा दिया, तुम ये मत भूलना कि तुम अभी भी मिस्टिकल हेवन सेट के अंदर हो। और इधर जुफेन जो कि अपनी क्रीपी स्माइल पास करते हुए कहते हैं क्या, तो ऐसी बात है, और वैसे भी मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे पहले ही मिल चुकी है। और जुफेन के इसी डायलॉग के साथ में इस वीडियो की तीसरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड दोस्तों मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि भाई 200 लाइक कंप्लीट करा दो यार। इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ मुझे पता था कि डिमोनिक कल्टिवेटर्स पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अपने बात से मुकर गए, वो भी मेरे सेट के सामने। और जिस पर जुफेन कहता है कि ओ तो वर्ड से पीछे हटना। तो सेक्ट मास्टर जियान आप चीजों को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, भरोसे की बात करे तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सच बताओ क्या तुम वाकई इतनी दूर तियानु तक सिर्फ डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए ही गए थे, क्विंचेन को लाने के लिए, या फिर असल वजह ये थी कि तुम अपने इस बेकार कचड़े बेटे को बचाने का था। और जिस पर ये सेक्ट लीडर कहते हैं कि अगर तुमने ये कहाँ पर सुना, कि तभी जुपेन जो कि अपने रिंग से डिनर को बाहर निकालता है। डेंजर आते ही कहती है कि सिस्टर रुहुआ क्विंचेन मैंने जुपेन को
सब कुछ पहले ही बता दिया है, वो हमें यहाँ से बाहर ले जाएगा। एंड हम देखते कि ये दोनों बाप बेटे डेनियल को वहाँ पर देख के थोड़ा शौक हो जाते हैं। और जिसके बाद में ज़ुफेन कहते हैं कि सेक्ट लीडर जियान, भरोसा ना दिखाने वाले आप ही थे, हमारी डील कभी चलने वाली थी ही नहीं, लेकिन अब मैं आपको एक आखिरी मौका देता हूँ, 2000 होली स्टोन क्विंगचेंग और हान क्विंग के बदले, और अब आपके पास फैसला करने का मौका है सेक्ट का भविष्य और आपके बेटे की जिंदगी के बीच। और ज़ुफेन के इतने कहने के साथ ही हम देखते कि वहाँ पर कुछ देर तक खामोशी छा जाती है। और इसी बीच हम इस नालायक मास्टर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है 2000 होली स्टोन, पिताजी मेरी जान से ज्यादा सेट के भले को अहमियत नहीं देंगे, वो मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। और जिसके बाद में सेक्ट लीडर जियान जो कि ज़ुफेन से कहते हैं कि ज़ुफेन मुझे मछली भी चाहिए और भालू का पंजा भी, बताओ तुम इससे कैसे निपटोगे। जिस पर ज़ुफेन कहता है कि क्या ये मछली छोड़कर भालू का पंजा लेने जैसा नहीं है। और जिस पर सेक्ट लीडर जियान कहता है कि गलत, ये पंजा खाने और मछली ले जाने जैसा है। और इसी के साथ में सेक्ट लीडर जियान जो कि अपने पावर को अनलिस्ट करते हैं और कहते हैं कि लेकिन अभी तुम्हारे पास दोनों है। और अपने फादर के इस गुस्से को देख कर ये चूतिया यंग मास्टर जो कि कहता है फादर ये आपने सही किया है, मार दो इन सभी को मार दो। कि तभी हम देखते हैं कि एक अटैक जो कि सीधा आकर इस कमीने यंग मास्टर को लगता है और वो सीधा जाकर अपने फादर के पीछे दीवार में जाके चिपक जाता है। और हम देखते हैं ये काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और जब वो अपने सामने देखता था ज़ुफेन जो कि अपने मौके को उस चूतिया यंग मास्टर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि ओह क्या बात है, 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल आर्मर, मुझसे एक ब्लो खाने के बाद भी तुम जिंदा रह गए हो, सच में तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो। और इधर हम सेक्ट मास्टर जियान को देखते हैं जो काफी गुस्सा हो जाते हैं ज़ुफेन पर। वो चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की। और देरी ना करते हुए अपने स्पेयर के साथ में ज़ुफेन पर अटैक कर देते हैं। और इधर ज़ुफेन जो कि सेक्ट लीडर जियान को अपने तरफ आता हुआ देखकर वो कह रहा होता है सेक्ट लीडर जियान आप ताकत का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाना चाहते हो, और जब आपने खुद यही चाहे है तो फिर मैं भी इतना पोलाइट नहीं हूँगा। और हम देखते हैं कि ज़ुफेन का आंख जो कि रेड हो जाता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो मैन होल जो कि पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ से धुआं हटता है। कियानिंग जो कि पूछती कि यहाँ पर क्या हुआ। इस पर क्विलिंग कहता है कि कियानिंग ये स्टीवर जू है, वेस्टर्न लैंड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि ज़ुफेन अपने शार्लेट हेवन ड्रैगन सोल को एक्टिव किया होता है, जिसे देख कियानिंग काफी शौक हो रही होती है। और फिर वो क्विंगचेंग से कहती है कि सिस्टर क्विंगचेंग तुम्हारा आदमी तो कुछ ज्यादा ही बेहतरीन है, मैं ये पहली बार देख रही हूँ कि कोई डिसाइपल एक सेक्ट लीडर को भी रोक सकता है। एंड इधर हम सेक्ट लीडर जियान को देखते हैं जो कि अपने स्पेयर को लेकर ज़ुफेन की तरफ किए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं थ्रिल स्टेज के 8th लेयर पर हूँ, जबकि ज़ुफेन सिर्फ रेडियन स्टेज के 4th लेयर पर है। दोनों के बीच का फर्क 10 से ज्यादा लेयर का है। चाहे हेवन ड्रैगन सोल ही क्यों ना हो, इतनी बड़ी खाई को पार करने के भी हद होती है। और जिसके बाद में ज़ुफेन जो कि सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर जियान हो सकता है कि मेरी कल्टीवेशन कम हो, लेकिन रेडियन स्टेज में जाते ही मेरी सोल फॉर्म हो चुकी थी। दूसरे शब्दों में मेरी सोल 4th लेयर थ्रिल स्टेज वाली सोल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सबसे ताकतवर सोल भी है, हेवन ड्रैगन सोल। अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस बात से सेक्ट लीडर और भी गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद में वो अपने स्पेयर को नीचे रखते हुए कहते हैं कि ज़ुफेन तुम सच में सबसे अच्छे डिसाइपल हो, और जो तुमने डबल ड्रैगन में दिखाई वो सच्ची थी, लेकिन तुम गलती से भी ये मत सोचना कि तुम वेस्टर्न लैंड में जहाँ भी चाहो वहाँ पर जा सकते हो, तुम इतने भी वेस्ट नहीं हो। और हाँ, ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट है, हम तुम्हारी टॉलरेट जो कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के साथ में वो स्पेयर को जमीन पर पटकते हैं। हम देखते हैं कि आसमान से काफी सारे लोग जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स और जितने भी एल्डर्स होते हैं वो आने लगते हैं, और ज़ुफेन और बाकी सबको वो लोग घेर लेते हैं। एंड इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले मैं एक बार आप लोग को फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो का लाइक है मैं 200 तो भाई कंप्लीट करा दो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन सभी को चारों तरफ से मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बंदे जो कि घेर लेते हैं। कि तभी हम ज़ुफेन को देखते हैं जो कि हल्की से स्माइल के साथ में वो एक डेविल से रुक देते हुए और सेक्ट लीडर से कहता है कि अरे क्या बात है, लगता है तुम्हारे पास में काफी ज्यादा नंबर्स हैं। एंड तभी ये चूती यंग मास्टर जो कि ज़ुफेन से कहता है कि ज़ुफेन तुमने हेवन के बुलावे से तुमने खुद ही एक हेल का रास्ता चुना है और अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन इधर सेक्ट लीडर जियान जो कि ज़ुफेन से कहता है कि ज़ुफेन तुम मुझे 2000 होली स्टोन दे दो, मैं तुम्हें बिना नुकसान के यहाँ से भेज दूंगा। और पीछे से इसका चूतिया बेटा कहता है कि फादर आखिर आप क्या कर रहे हैं। कि तभी ज़ुफेन कहता है कि सेक्ट लीडर जियान क्या मुझे आप 3 साल का बच्चा समझते हो? अगर ये बात फैल गई कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने न केवल मुझे शुरू से ही मारना चाहा, बल्कि अब तो वो इस प्यारे डिसाइपल से उसके होली स्टोन भी छीनना चाहता है, उस समय तो तुम्हें पूरा वेस्टर्न लैंड ही डाउन से देखेगा। आखिर आप समझते क्यों नहीं है? और क्या आप सच में ऐसी एम्बरेसमेंट जो कि बर्दाश्त करेंगे और एंड में तुम अपनी मनमानी करने के लिए अपनी पावर को यूज करोगे? और जिसके बाद में सेक्ट लीडर जियान जो कि ज़ुफेन से कहते हैं कि ज़ुफेन तुम्हारी सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम बहुत चालाक हो। अगर तुम इतना कुछ जाने बिना ही मर
जाते तो कितना अच्छा होता। और क्योंकि तुमने पहले ही अनुमान लगा लिया है तो घुमा फिरा कर बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में सेक्ट लीडर जियान जो कि इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर दे देता है, और जिस पर जुबन कहता कि सेक्ट लीडर जियान और मिस्टिकल हेवन से किसी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, काश ये दुनिया को पता होता। और जिस पर सेक्ट लीडर जियान कहते हैं कि तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद में कोई भी नहीं जानेगा और वेस्टर्न लैंड को जल्दी पता चल जाएगा कि वेस्टर्न लैंड का सबसे बड़ा टैलेंट जुपेन अपनी दीवानगी में मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर चढ़ गया। उसने एक फीमेल डिसेबल के साथ में जबरदस्ती करने की और उसे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से पूरे सेक्ट में भयंकर अफरा तफरी मच गई। और एल्ड्रस ने तुम्हें रोकने के लिए लड़ाइयाँ की, लेकिन वो डीमन पूरी तरह से बेशिकार हो चुका था, इसीलिए उसे मार गिराना ही पड़ा। और उस वक्त तक चाहे जीवी इस मामले को आगे बढ़ाना क्यों न चाहे, लेकिन उसकी इतनी हैसियत नहीं होगी। जो सुनने के बाद में जुपेन कहता है कि ये काफी अच्छा स्पीच था, लेकिन ये बता आखिर ये मेरा स्पीच कैसे रहेगा। तो सुनो, वेस्टर्न लैंड का सबसे बड़ा टैलेंट वो मशहूर और केयरफ्री जुफेन एक बहुत ही घिनौनी साजिश का शिकार बन गया। मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने उसे 2000 होली स्टोन लूटने और उनके लिए उसे जान से मार डालने का प्लान बनाया था, लेकिन सेक्ट के एल्डर्स ने आखिरी वक्त पर आकर उसे बचा लिया। यार चलो, अब तूने अपनी ब्लड फाथ को चुन ही लिया है। जिसके बाद में जुफेन जो कि अपने स्टोरेज रिंग को सामने की ओर करता है, तभी आसमान में एक रोशनी चमकती है एंड उसी वक्त वहाँ से उस स्टोरेज रिंग से सारे एल्डर्स डीमन स्केमिंग सेक्ट के बाहर निकलते हैं। और ये देखकर ये चूतिया मास्टर काफी शौक होकर चिल्लाते हुए कहते कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, कोई आदमी अपने स्टोरेज रिंग में इतने सारे आदमियों को लेकर घूम रहा हो। और जिस पर सेक्ट लीडर जियान जो कहता है कि आखिर उस स्टोरेज रिंग में कितने ही आ सकते हैं, लगभग 25 या 85 हो सकते हैं, तो ज्यादा टेंशन मत लो। और जिसके बाद में वो जुपिन से कहते हैं कि तुम्हारा विजन काफी अच्छा है, लेकिन काफी बुरा होने वाला तुम्हारे साथ में, क्योंकि ये पूरा नहीं होने वाला। और जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट है, मेरे पास में सभी मैन पावर है और जिनकी मुझे आवश्यकता है, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ 50 लोग हैं। इन 50 लोगों को यहाँ पर लाने का मतलब ये है कि तुम अपने 50 लाश बढ़ा रहे हो। एंड इसी के साथ में वो ऑर्डर देते हैं कि सभी लोग अटैक करो। हम देखते हैं कि सारे लोग जो कि नीचे आने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि वेनरेबल यंग जो कि मुस्कुरा रहे होते हैं। एंड तभी ये फिर से चिल्लाता है, जुपेन आज तुम इन लोगों के साथ में दफन हो जाओगे। और जिस पर जुपेन कहता है कि सेक्ट लीडर जियान, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप लोग मुझे चैलेंज दे सकते हो। जिसके बाद में जुपेन अपने स्टोरेज रिंग को फिर से ऊपर करता है, आसमान की तरफ एक एनर्जी बीम जाती है और आसमान में एक पोर्टल ओपन होती है और सारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग जो कि ऊपर देख ही रहे होते हैं। तभी सेक्ट लीडर जियान जो काफी शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये चूतिया यंग मास्टर भी। एंड हम देखते हैं कि उस पोर्टल से जेएनयू एम्पायर के सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स और जितने भी डिसेबल होते हैं वो निकलने लगते हैं। और साथ ही यूनाई जो कि कमांड दे रहा होता है कि वेनरेबल क्यू, वेनरेबल बाई, आप दोनों राइट साइड से जाकर एनिमी को रोकेंगे। और साथ ही एल्डर कियो, सिस्टर जोई, आप लोग लेफ्ट साइड से जाकर रोकेंगे। और एल्डर ली अब सारे कैरियर स्टेज के एक्सपर्ट को लेकर बीच से रास्ता बनाएंगे और सारे डिसेबल फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लेकर किलिंग एरिया में घुसेंगे। और यूनाई के इतना कमांड देते ही हम देखते हैं कि सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स यहाँ तक कि डिसेबल्स जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर टूट पड़ते हैं। और ये देखकर जुपेन कहता है कि यूनाई अब और भी आउटस्टैंडिंग होता जा रहा है। वो इस रिलेस्टेज एक्सपर्ट्स को ऑर्डर देते हुए भी डर नहीं रहा है, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। जिस पर क्विंचेन कहती है कि क्या यहाँ पर लू क्लेन भी है। जिस पर जुपेन कहता है कि हाँ, बस उन लोगों ने ये सुना कि ग्रेट स्टीवर्ट जो कि मैडम को किसी ने उठाकर ले गया है और फिर क्या था, ये लोग अपनी पूरी ताकत के साथ में आ गए। और जुपेन के इतना कहने के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और ये चैप्टर काफी छोटा था। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई 200 लाइक कंप्लीट करा देना इस वीडियो में। एपिसोड का स्टार्टिंग में क्वीन यंग जो कि जुपेन से कहती है कि लेकिन डीमन स्कैमिंग सेक्ट का क्या, अगर तुमने सेक्ट लीडर से इतनी पावर कैसे हासिल कर ली। जिस पर जुपेन कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे और इससे पहले हमने जो शुरू किया उसे खत्म भी करना है। और इसी के साथ इधर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर जियान के काफी सारे डिसाइपल जो कि मारे जा रहे होते हैं। और इस पर जुपेन कहता है कि सेक्ट लीडर जियान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विजन रियलिटी में बदलता हुआ दिख रहा है। और जिस पर सेक्ट लीडर जियान कहते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सारे मेंबर्स मेरे कमांड को ध्यान से सुने, पूरी सेक्ट तुरंत बैटल के लिए तैयार हो जाओ और इस बाहरी खतरे को खदेड़ दो, सेक्ट की रक्षा के लिए घंटी बजाओ। और तभी जब वो सामने की तरफ देखता तो वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ये देखकर कहता है कि ये तो हमारी ट्रेजरी हाउस है, वो लोग हमारी आर्म और हमारी सप्लाईज को कटिंग कर रहे हैं। और जिस पर ये चुतिया यंग मास्टर कहता कि आखिर इन लोगों को कैसे पता चला कि हमारा ट्रेजरी हाउस वहाँ पर है। और तभी सेक्ट लीडर जियान काफी गुस्से से डिनर की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम एक धोखेबाज हो और तुमने सब कुछ अपने दुश्मनों को बता दिया। तुमने मिस्टिकल हेवन सेक्ट को जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं छोड़ा। अगर मुझे ये पता होता कि तुम जाकर ये करोगी तो हम तुम्हें कभी भी अपने सेक्ट में नहीं लेते। इधर डैनियल जो कुछ देर तक चुप रहती है और फिर वो कहती है कि तो मास्टर, क्या आपने हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिए थे, और आप ये अपने नोबल एक्ट को बंद करो और अपने आप को दयालु दिखाने की कोशिश मत करो। और जैसा कि जुपेन ने कहा, हम में से प्रत्येक अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं, दूसरे की परवाह किए बिना। तुम हमारी जिंदगी चाहते हो और मुझे बस दे देना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इधर हम सेक्ट लीडर जियान को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जो कि डिनर से कहते हैं कि गद्दार कहीं के, उसने तुम सभी से झूठ कहा है और मैं तुझे इस विश्वासघात के लिए सजा जरूर दूंगा। और फिर वो डिनर के ऊपर अटैक करते हैं जो कि सीधा उसके ऊपर
जाके लगने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ज़ूफेंग अपने ड्रैगन सोल को डिनर के सामने खड़ा कर देता है और जिससे सेक्ट लीडर का वो स्पेयर जो कि वापस उसके पास चला जाता है। और ज़ूफेंग कहता है कि आखिर तुम मेरी मौजूदगी में मेरे लोगों को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? क्या तुम ये भूल गए हो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ? और जिस पर सेक्ट लीडर जियान कहते हैं कि ज़ूफेंग तुम इन सबको मेरे सेक्ट को बर्बाद करने के लिए लाए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जिस पर ज़ूफेंग कहता है कि छे तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? साले हिपोक्रेट कहीं के, चाहे कुछ भी हो जाए आज मैंने 3 काम पूरा करने का संकल्प लिया है। पहला अपनी पत्नी को 10 साल पुराने सवाल का जवाब देना, और दूसरा उसे इस जगह से ले जाने के लिए उसने मेरे लिए खुद को समर्पित कर दिया, और तीसरा मेरी वाइफ को धमकाने वाले सभी प्राणियों को इस धरती से छुटकारा दिला दूंगा। और इतना करने के साथ ही ज़ूफेंग जो काफी तेजी से अटैक करने के लिए सेक्ट लीडर जियान पर अटैक कर देता है। और इधर सेक्ट लीडर जियान जो कि ज़ूफेंग के इस अटैक को रोकने के लिए अपने स्पेयर को आगे करता है। और ये देखकर कुछ एल्डर्स जो कि कहते हैं कि सेक्ट लीडर जियान क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये लोग इतना बोल ही रहे होते कि तभी उनके सामने एल्डर ली आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्टीवर्ट जो कि अभी इस फाइट में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो ये ओल्ड मैन तुम लोगों की मदद करेगा। और जिस पर एक एल्डर कहता कि तुम अभी 6th लेयर पर हो जबकि हम लोग 7th लेयर एथेरियल स्टेज पर है, क्या तुम हम दोनों के साथ में अकेला जाना चाहते हो बेवकूफ इंसान? और जिस पर एल्डर ली कहते हैं कि बेवकूफ हो, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्टीवर्ट जो के लोगों हैं, हम लोगों की कल्टीवेशन नॉर्मल नहीं होती, और तुम जैसे बेवकूफ होम ग्रोन कल्टीवेटर ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। और जिस पर एक मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर जो कि हंसते हुए कहता है कि कितना बेवकूफ बुढ़ा है ये। तो चलो अब हम दिखाते हैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट का डबल एक्स एक्सटरमिनेटर, और जिसके बाद में ये दोनों जो कि अपने डबल एक्स एक्सटरमिनेटर की मेथड को यूज करने लगते हैं। और साथ ही ये दोनों जो कि एल्डर ली से कहते हैं कि हमारी डबल एक्स सोर्स अपनी तेज धार के लिए पूरे वेस्टर्न लैंड में मशहूर है, तुम्हारी कमजोर कल्टीवेशन के साथ तुम्हारी मौत तो पक्की है। और जिस पर एल्डर ली कहते हैं कि ओह तो ऐसा ही बात है, तो फिर आ जाओ। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि अपने पूरे पावर के साथ में एल्डर ली के ऊपर एक अटैक करते हैं। हम देखते हैं कि वो अटैक जो कि एल्डर ली के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली होती है कि तभी एल्डर ली जो कि अपने मार्शल सोल को एक्टिव करते हैं, और वो अपने मार्शल सोल से ही उन दोनों के उस कुल्हाड़ी को वहीं पर चकनाचूर कर देते हैं। और जैसे इन दोनों की सोल एक्स जो कि चकनाचूर होती है, इन दोनों के मुंह से ब्लड निकलने लगती है जो कि वो इनकी सोल एक्स होती है जो कि इनके सोल से कनेक्ट होती है। और तभी एक एल्डर कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और जिस पर एल्डर ली जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि सोल वेरिएंट। और इतना कहने के साथ ही एल्डर ली जो कि अपने नेक्रो ड्रैगन क्लो के साथ में इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। और जिसके बाद में कहते हैं कि ना ही मेरे पास में हेवन सोल है और ना ही अर्थ ड्रैगन सोल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंस बेवकूफों से हार जाऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर ने इन दोनों को मार दिया होता है। एंड 6th में ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो का लाइक किया भाई 200 तो भाई कंप्लीट जरूर करा दो। तो इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनाई की पूरी टीम जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट की ट्रेजरी में अटैक कर दिए होते हैं कि तभी एक मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर जो कि चिल्लाता हुआ यूनाई से कहता कि तुम छोटे कमीने, तुम्हारी आखिर हिम्मत ऐसे हुई कि तुम हमारी ट्रेजरी पर हाथ लगाओ, तुम्हारी ये हिम्मत मैं तुम्हें मार दूंगा। और यूनाई ने देखकर ये सोच रहा होता है कि वो लोग इथेरियल स्टेज का मास्टर है कि तभी वहाँ पर यूलिंग और गैंगर जो कि वहाँ पर आ जाते हैं। एंड आते के साथ ही गैंगर जो कि यूनाई से कहता है कि लू क्लेन का हेड हम मास्टर जू के डिसाइपल्स हैं और हम की सपोर्ट के लिए आए हैं, तो आप हमें कमांड दीजिए। जिस पर यूनाई कहता है कि क्या तुम ब्रदर जू के डिसाइपल्स हो? क्या सच में? उसने डिसाइपल भी बनाए थे, लेकिन मैं जब भी उससे पूछता था तो वो मना कर देता था। यहाँ तक कि एल्डर यान को भी केवल स्किल से सिखाया गया था, लेकिन उसने डिसाइपल कभी नहीं बनाए। लेकिन तभी यूनाई जब अपने सामने देखता तो वहाँ पर काफी सारे डिसाइपल आ गए होते हैं। एंड फिर वो कहता है कि अच्छा तो मैं समझ गया, कोई हैरानी वाली बात है नहीं कि ब्रदर जू ने डिमन सेट के हजारों डिसाइपल्स में से तुम दोनों को यहाँ पर आने के लिए क्यों चुना। खैर तुम हमारी साइड हो, खैर कोई बात नहीं, तुम इन सभी को लो और ट्रेजरी पर अटैक करो। और जिस पर गैंगर कहता कि रुको, आखिर तुम क्या कह रहे हो, हम ट्रेजरी पर अटैक करेंगे और तुम्हारा क्या। जिस पर यूनाई कहता कि तुम लोग जब आराम से ट्रेजरी पर अटैक कर रहे होगे तब तक हम इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट से फाइट करेंगे। और जिस पर गैंगर शौक होते हुए कहते आखिर तुम क्या बकचोदी कर रहे हो। एंड तभी क्विक गैंग भी कहती कि कहीं तुम मौत को दावत नहीं दे रहे हो, वो लोग इथेरियल स्टेज पर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास में कितने लोग हैं, वो लोग आखिर में मारे जाएंगे। जिस पर यूनाई कहता कि देखो मैं एक सोल्जर हूँ और एक सोल्जर बैटल फील्ड पर कभी भी मौत से नहीं डरता, और अगर हम डरेंगे तो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और इधर हम कोई गैंग और गैंगर को देखते हैं जो कि यूनाई की इस स्पीच को सुनकर हैरान हो जाते हैं। और तभी गैंगर कहता है मास्टर आपने हमें आदेश मानने के लिए कहा था, आप यहाँ के कमांडर हैं, हम आपको खतरे में नहीं छोड़ सकते, मैं जाता हूँ। और फिर गैंगर चिल्लाकर कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल ध्यान से सुनो। लेकिन तभी यूनाई जो कि गैंगर के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है देखो तुम ब्रदर जू के डिसाइपल हो और यहाँ पर जब लू क्लेन है तो फिर हम तुम्हें डेंजर फेस नहीं
करने देंगे। और इसके अलावा ब्रदर जू ने मुझसे कहा कि इस बैटल में तुम्हें सेफ रहना होगा, क्योंकि बाद में मैं तुम्हें एक काफी अच्छा सरप्राइज दूंगा। और जिस पर गेंगर कहता है लेकिन तुम, और जिस पर यूनाई कहता है कि ये लू क्लेन का रास्ता है एथियसनेस और लॉयल्टी का, और ये टीचिंग हमारे जनरेशन बाय जनरेशन चलती आ रही है, और क्लेन के हेड होने के कारण मुझे ये करना होगा। ब्रदर जू ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आखिर मैं उनके डिसेबल को खतरे में कैसे पहुंचने दूंगा। और इसके अलावा तुमने मुझे खुद ही कहा था कि मैं आपको मास्टर मानता हूँ और हम तुम्हारी ऑर्डर को सुनेंगे, तो तुम मेरे कमांड को सुनो। और जिसके बाद में यूनाई जो कि ऑर्डर देता है अपने फ्लैंक टाइगर आर्मी को, और वो कहता है कि अपने डिवाइन सेंस पर फोकस करो और इस फॉर्मेशन को तोड़ो। और गेगर जो कि इन सभी चीजों को देखकर कहता है कि कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि मास्टर वापस जाना क्यों चाह रहे थे। ये क्लेन उसकी इतनी परवाह करती है हमारी जिंदगी के लिए, सिर्फ मास्टर के डिसिपल होने के बावजूद ये क्लेन हेड अपनी जान देने को तैयार है। ये पागलपन है या बेवकूफी या फिर ये इनकी राशियसनेस है। और मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मास्टर जैसा डिमोनिक कल्टीवेटर का घर एक राशियस क्लेन होगा, लेकिन ये राशियस क्लेन दूसरे राशियस क्लेन जैसा नहीं है। और तभी गेंगर जो कि यूअर से कहता है कि यूअर चलो हम चलते हैं, लेकिन हम यूअर को देखते हैं जो कि अभी भी यूनाई को देख रही होती है। एंड तभी यूअर जो कि यूनाई के पास जाने लगती है। इधर गेंगर चिल्लाते हुए कहता है कि यूअर तुम लू क्लेन के हेड की बात सुनो, हमारे पास में और भी काम है। लेकिन यूअर जो कि नहीं मानती, वो चली जाती है। और जिस पर गेंगर कहते हैं कि अरे यार यहाँ पर हर कोई इतना जिद्दी क्यों है। और जिसके बाद में गेंगर सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे मास्टर की उस मिशन को कंप्लीट करना होगा। और जिसके बाद में गेंगर जो कि अपने डिमोन स्कैमिंग सेट के डिसेबल्स के वो सभी लोग को चेयर अप करते हुए कहता है कि तो डिमोन स्कैमिंग सेट के डिसेबल मुझे फॉलो करो और चलो ट्रेजरी पर हमला करते हैं। हम लू क्लेन के हेड की उस बलिदान को खाली नहीं जाने देंगे। और इसी साथ में सीन कट होता है, हम देखते हैं फ्लेम टाइगर आर्मी को जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के थ्रिलर स्टेज मास्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इधर हम एक मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ रेडियन स्टेज और परफॉर्म हेवन के कल्टीवेटर्स की आखिर हिम्मत कैसे हुई कि ये लोग हमारे रास्ता रोकेंगे। और इसी के साथ में ये एल्डर जो कि अपने सोल वेरिएंट को एक्टिवेट करते हैं, जो कि एक एनर्जी से बनी हुई एरो होती है जिसका नाम होता है हेवन रोरिंग एरो, जो कि सीधा वो अटैक कर भी देते हैं। और ये एरो जो कि सीधा यूनाई के फ्लाइंग टाइगर आर्मी की तरफ बढ़ रहा होता है। और यूनाई सबको ऑर्डर करता है कि अपने डिवाइन सेंस के ऊपर फोकस करो, हम लोग 1 लाख लोग हैं। और सभी लोग यूनाई की कमांड को फॉलो करते हैं। वहाँ पर अपने सामने एक काफी बड़ा सा बैरियर जो कि एक्टिवेट कर लेते हैं। और ये देखकर ये एल्डर कहता है कि रेडिएंट स्टेज कल्टीवेटर की डिवाइन एसेंस आखिर क्या ही क्या सकती है, कोई थ्रिलर स्टेज एक्सपर्ट की कंडेंस सोल का मुकाबला नहीं कर सकती, क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी को नहीं हरा सकती, चूहे जैसे भीड़ मारना चाहती है, ये भी करके देख लो। एंड हम देखते हैं कि उसे थ्रिलर स्टेज से फटका वो एरो जो कि सीधा जाकर उनके उस बैरियर पर लगती है। हम देखते कि वहाँ पर कुछ सोल्जर जो कि जख्मी हो जाते हैं और कुछ गिरने लगते हैं। और इधर यूनाई को भी काफी तकलीफ हो रही होती है। और तभी यूनाई जो कि बाकी बचे सोल्जर्स का मनोबल को बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर हम यहाँ पर मर ही क्यों न जाए, लेकिन हमें उनके लिए रोकना पड़ेगा इन सभी को मरते दम तक। और यूनाई की इस बात को सुनकर हम देख सारे सोल्जर के अंदर फिर से जोश जग जाती है। और ये देखकर ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट का थ्रिलर स्टेज का एक्सपर्ट भी सोच रहा होता है कि कौन सोचता था कि इस दुनिया में ऐसा भी आदमी होगा जिंदगी और मौत के सामने खड़े होकर भी वो सिर्फ अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज ही नहीं करता, बल्कि अपना मिशन ही पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कल्टीवेशन काफी कम है। लेकिन सोचो अगर उसे आगे बढ़ना दिया जाए तो वो कितना भयानक बनेगा। और जिसके बाद वो अपने पावर को और बढ़ाने लगता है। और इधर यूनाई के उस बैरियर पर क्रैक भी बढ़ने लगती है। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले भाई यार मुझे खराब लगता है बोलने में यार, तो तुम लोग ना कंप्लीट जरूर कर दे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। यार सिर्फ 200 लाइक ही चाहिए मुझे। अगला एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि यूनाई का वो बड़ा सा बैरियर जो कि वहीं पर टूट जाता है और वो एनर्जी से बना हुआ हीरो जो कि यूनाई की तरफ बढ़ने लगता है। यार यूनाई जो कि अपने आंखें को बंद कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्वी गैंग आती है और यूनाई से कहती है कि लू क्लेन हेड आप अपने डिवाइन एसेंस पर ध्यान कीजिए, मैं इसे संभालती हूँ। और जिसके बाद में यूनाई ऑर्डर करता है कि फ्लाइंग टाइगर आर्मी सभी लोग अपने डिवाइन एसेंस को इस लेडी के ऊपर फोकस करो। एंड तभी काफी सारी एनर्जी जो कि क्वी गैंग के अंदर जाने लगती है। और ये देखकर क्वी गैंग भी काफी शौक होती है कि सच में उन लोगों ने सारी पावर को मेरे अंदर डाल दिया। एंड तभी क्वी गैंग जो कि सामने की तरफ एक अटैक करती है और जिसके कारण उस थ्रिलर स्टेज एक्सपर्ट का वो अटैक जो कि वहीं पर निलिफाई हो जाती है और जिसके कारण उसके मुंह से ब्लड निकलने लगती है। यहाँ तक
उसकी क्विक गैंग को भी। और जिसके बाद में यूनाई जो कि क्विक गैंग को संभालता है और वो कहता है मिस क्या तुम ठीक हो और आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई? पहले तो तुम लोगों को डिमोन स्कैमिंग साइट के डिसाइपल्स के साथ में ट्रेजर पर अटैक करने के लिए भेजा था। और जिस पर क्विक गैंग कहती है कि आखिर आपने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी सारी डिवाइन एसेंस क्यों दे दिए, और वैसे भी अगर मैं इसे ब्लॉक नहीं किया होता तो तुम लोग सच में मर जाते। और जिस पर युआन कहता है कि ओ तो आप ये सब कहने का मतलब क्या है? तुम ब्रदर जू के डिसाइपल हो और तुम भी हम में से एक हो। जब तुम यहाँ पर आई और उस सोल अटैक को लेने की फैसला किया, चाहे वो कामयाब हुआ या ना हो, अब हमें अपनी पूरी ताकत देकर अपना भरोसा दिखाना ही होगा। और सच में तुमने इसे ब्लॉक भी कर दिया। और जिस पर क्विक गैंग कहती कि मैं इसे 2 बार ब्लॉक करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी सारी डिवाइन एसेंस को मुझे ही दे दिया और तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया और ओवरफ्लो के कारण मैं इंजर्ड भी हो गई, जिसके कारण मैं सिर्फ एक ही बार ब्लॉक कर पाई। जिस पर युआन कह रही क्या बकवास कर रही हो, और तुम्हें भी बताना तो चाहिए था ना कि तुम्हें कितने डिवाइन एसेंस चाहिए। और जिस पर क्विक गैंग कहती कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम बिना किसी झिझक के किसी अजनबी के हाथों अपनी जान दे दोगे। खैर मुझे लगा था कि तुम लोगों ने मुझे अपनी सारी डिवाइन एसेंस को दे दी है, लेकिन सिर्फ मुझे थोड़ा सा ही मिला। अगर मैंने आधा कहा होता तो मुझे 10वां हिस्सा मिल जाता, लेकिन कौन जानता था कि तुम इतने भरोसेमंद होगे। और जिस पर युआन कहता है कि मैं समझ गया तुम किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन निश्चित रहो हम लूक लैंड के लोग हैं, हम अपने सहयोगियों का पूरा भरोसा करते हैं। और मिस आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब आप घायल हैं और एक और चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चले जाइए, हम उन्हें अपने आखिरी आदमी तक रोकेंगे। लेकिन यूनाई देखता है कि क्विक गैंग जो कि फिर से उसके आगे आ जाती है और वो कहती है कि चलो तुम लोग मुझे अपने डिवाइन एसेंस दो, मैं एक बार और ले सकती हूँ। और जिस पर यूनाई कहता है कि तुम ये मुझे करने दो, तुम वहाँ पर मुश्किल से ही खड़ा हो पा रही हो। जिस पर क्विक गैंग कहती है कि बात ऐसी नहीं है, ये मेरा मिशन है। और ये सुनकर यूनाई कुछ देर तक शांत रहता है और फिर वो कहता है कि इसके बाद मुझे ब्रदर जू के सामने खड़ा होने में मुझे काफी शर्म आएगी, लेकिन मुझे ये कहना ही पड़ेगा ब्रदर जू के लिए एनी मेंस को जस्टिफाई करता है, उसे सिर्फ अपना गोल दिखता है और उसके लिए मेरी जिंदगी यहाँ मौजूद किसी भी और से ज्यादा कीमती है, हटा के उसकी अपनी डिसाइपल से ज्यादा सब लोग उसके लिए कुर्बानी के लायक हैं। इसी वजह से तुम लोग समझते ही नहीं। तभी क्विक गैंग कहती है कि आखिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ये तुम्हारा सम्मान है कि मास्टर तुम्हारी जिंदगी के लिए सबको कुर्बान करने को तैयार है। जिस पर यूनाई कहता है कि ब्रदर जू पर मेरी हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ऐसा जीना नहीं चाहता जहाँ दूसरे मर जाए। मुझे पता है ब्रदर जू ने अकेले लूक लैंड को खड़ा किया है, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपने पाथ पर चलने के लिए मजबूर नहीं किए, और इसीलिए मैं लूक लैंड के हेड के रूप में अपने सभी कबीले वासियों की जान बचाना चाहता हूँ और उन्हें बचाने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता। मुझे ट्रू रहस्यनेस और लॉयल्टी चाहिए, द पाथ ऑफ किंगशिप, ताकि आपको एडमायर करने की आवश्यकता ना पड़े। जिस पर क्विक गैंग कहती है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सभी लोग यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और तुम दूसरे को प्रोटेक्ट करने से नहीं रोक सकते, और इसका मिशन से कोई लेना देना नहीं है। और मास्टर ने जो बेट मुझे दिया था उससे एक बार फिर मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। तुम जिंदा रहो या मर जाओ, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी और यही मेरा फैसला है हमारे भविष्य का शुक्रिया अदा करने के लिए। और इधर हम इस मिस्टिकल हेवन सेक्ट के इस एक्टर को देखते हैं जो काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की मेरी सोल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, मैं तुम सबको कीमा बना दूंगा। और तभी एक दूसरा एल्डर आता है और कहता है कि एल्डर जो तुम एक रेडियंट स्ट्रेचिकल डिवाइडर को भी नहीं संभाल सकते और तुम अपने आप को एल्डर मानते हो, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इस शरारती बच्चे को संभाल लूं। और जिसके बाद में वो भी अपने सोल वेरिएंट को एक्टिव कर लेता है, जो कि पहले वाले से काफी खतरनाक होता है। और फिर वो हंसते हुए कहता है तो बच्चों तुम लोग फिर से कहीं चोटिल ना हो जाओ और हमें बुरा दिखा दो, लेकिन कोई नहीं, तुम में से कोई भी इस बार जिंदा नहीं बचेगा। इधर हम क्विक गैंग को देखते हैं जो कि इसकी पावर को देखकर सोच रही होती है कि यहाँ तक कि अजूरा फ्लेम भी ऐसी पावर को नहीं रोक सकता। और तभी ये एल्डर कहता है कि तो चलो अब मरो, लेकिन उसी मोमेंट पर हम युआन को देखते हैं जो कि क्विक गैंग के हाथ से वो आर्टिफैक्ट को छीन लेता है और कहता है सोल्जर सभी लोग अपनी अपनी डिवाइन एसेंस मेरे अंदर भेजो। इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे रेड टाइगर आर्मी जो कि यूना की बात यस करते हैं और फिर सारे लोग अपने डिवाइन एसेंस को उसकी बॉडी में इन्फ्लेंट कर देते हैं। हम देखते हैं यूना को जो कि अब पूरी तरह से चार्ज हो गया होता है कि तभी क्विक गैंग जो कि यूना से कहती है आखिर तुम कर क्या रहे हो, वो आर्टिफैक्ट मुझे दे दो। जिस पर यूना कहता है कि देखो ये बहुत लेट हो चुका है और मिस देखो मैं इस आर्टिफैक्ट की पावर को कंट्रोल भी कर सकता हूँ और मेंटेन भी कर सकता हूँ, और अगर तुम इसे ले लेती हो तो फिर डिफेंस फेल हो जाएगा और तुम्हें काफी ज्यादा इंजरी भी आ जाएगी, और ऊपर से तुम
ब्रदर जू के डिसाइपल हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बड़े से डिसीजन को इतनी जल्दीबाजी में लोगे। जिस पर कोई किंग कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर यूना कहता है कि देखो मिस तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ, अगर मुझे कुछ होता है तो तुम ब्रदर जू से बता देना, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और खतरे के समय मैं किसी महिला के पीछे छुपना पसंद नहीं करता क्योंकि मैं लू क्लैन का हेड हूँ। और इधर हम क्वी गैंग को देखते हैं जो कि यूना के इस बात से इम्प्रेस हो जाती है। एंड गाइस मैं बता रहा हूँ इन दोनों के बीच में लव होना 100% होगा ही होगा। और तभी क्वी गैंग भी अपने हाथ को यूना के पीठ पर रखती है और वो भी अपने डिवाइन एसेंस देने के लिए तैयार हो जाती है। और जिस पर यूना क्वी गैंग से कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। इस पर क्वी गैंग कहती है कि मास्टर ने मुझे वो आर्टिफैक्ट दिए थे और मैं उसे ले बिना नहीं जा सकती। और जिस पर यूना कहता है कि तुम अपने जख्मों के साथ तुम ऐसा मुझे कैसे कह सकती हो, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। और जिस पर क्वी गैंग कहती है कि इस बुड्ढे के इस वेव को रोकने के बाद में मेरे आर्टिफैक्ट मुझे दे दो, जिसके बाद में ही मैं तुमसे बात करूंगी। और जिसके बाद में यूना जो क्वी गैंग की तरफ देखता है और कहता है कि यार ये नहीं मानने वाली। और इन दोनों की बात को देखकर ये एल्डर कहता है कि सच में तुम लोग काफी घमंडी हो और क्या सच में तुम लोग मेरी डीपर स्वॉर्ड सोल को रोकने के लिए तैयार हो। और देखो मैं उस एल्डर से बिल्कुल अलग हूँ, मैं थर्ड लेयर पर हूँ और मेरी सोल उतनी भी वीक नहीं है और तुम लोग की इस कल्टीवेशन के साथ में तुम मेरे इस अटैक को नहीं रोक सकते। एंड इसी के साथ में वो एल्डर जो कि इनके ऊपर अटैक कर देता है एंड फिर से काफी बड़ी सी एक एनर्जी सोर्स जो कि इन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। इधर यूना और क्वी गैंग भी अपनी पावर से इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इस एल्डर का स्वॉर्ड जो कि इन दोनों का डिफेंस को तोड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगता है। और जिस पर यूना कहता है कि मिस आई थिंक मुझे लगता है कि तुमने यहाँ से जाने का मौका गवा दिया है, हम साथ में मरेंगे। और जिस पर क्वी गैंग कहती है कि क्या मेरे साथ में क्लैन हेड का मरना ये उचित है। और जिस पर यूना कहते हैं यार ऐसी बात नहीं है, खैर ऐसा लगता है कि यही हमारी किस्मत है। हम देखते हैं कि उस एल्डर का वो एनर्जी जो कि इनके बहुत करीब आ चुका होता है। एंड तभी क्वी गैंग कहती है लू क्लैन के हेड क्या आप जानते हैं मैं किसी न किसी पर हमेशा ही बोझ बनती रही हूँ, मैं आज तक किसी के काम नहीं आई, लेकिन फिर मैं मास्टर से मिली और मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। खैर मेरी मन को बदलने के लिए कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ ठीक उसी समय जब मैं मर रही हूँ और क्या ये मेरा कार्मा है। कि तभी यूना जो कि क्वी गैंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है देखो मौत कभी भी आ सकती है, मैटर ये करता है कि आप इसे वर्थ इट बनाए। हालांकि अब मौत के सामने मुझे नहीं लगता कि ये इतना बुरा है, लेकिन इधर हम क्वी गैंग को देखते हैं जो कि शर्मा रही होती है। एंड देखो गाइस मुझे पता था तो इसी बात पर एक लाइक जरूर कर देना। खैर तभी ये एल्डर कहता है कि भगवान कसम अगर कोई चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत होता है तो वो है मरने से पहले जोड़ा का प्यार भरी बातें देखना, क्या उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। और इस एल्डर का ये अटैक जो कि काफी करीब पहुंच चुका होता है और ये दोनों भी मरने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक फ्लेम अटैक होता है और हम देखते हैं कि इस एल्डर के मुंह से काफी ब्लड निकलने लगता है, ये काफी जख्मी हो जाता है। एंड तभी ये दोनों बगल में देखते हैं तो वहाँ पर सिस्टर जुई होती है जो कि कहती है अरे क्या बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लू क्लैन हेड को एक मैडम मिल गया है, ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। और यूना जो कि सिस्टर जुई को देखकर काफी खुश होता है। एंड तभी वहाँ पर सिस्टर जुई के हस्बैंड आते हैं और जो कि यूना से कहते हैं कि क्लैन हेड देखो हम यहाँ पर स्टीमर जू की मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन आपको अपना भी ख्याल रखना होगा। और जिस पर एल्डरली कहता है कि एल्डर क्यों, आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वो आप पहले व्यक्ति थे जो कि लू क्लैन में एज अ कपल आए थे। और इधर कोई दिन जो कि काफी हैरान होते हुए सोच रही होती है कि थ्रिल स्टेज का बैटल काफी ज्यादा क्रूर होता है, तो आखिर इन लोगों ने इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दी। इधर यूना जो कि एल्डरली से कहता है कि एल्डरली आखिर आपको इतनी इंजरी कैसे आ गई, जिस पर एल्डरली कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, फाइट को इतनी जल्दी खत्म करने का यही कीमत है। और इधर यूना सोच रहा होता है कि क्या इन लोगों ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। और इधर ये सारे लोग जो कि यूना को प्यार से देख रहे होते हैं और इधर यूना जो कि मुस्कुराते हुए इन सभी को दिल से थैंक यू कहता है। और इधर हम जूफेन को देखते हैं जो कि इन सभी को देखकर वो कहता है कि अरे यार यहाँ तक कि तुम सभी को भी जाना पड़ा, चलो किसी ने भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया है। और जूफेन के इतना कहने के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 200 लाइक कंप्लीट करवानी है। और अब इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के काफी सारे एल्डर्स और वेंड्राइवर्स जो कि लू क्लैन के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं। वहाँ पर एक एल्डर कहता है कि चलो अब तुम लोग भागो, आखिर तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे, तुम लोग वहाँ से इतना दूर इसलिए आए क्योंकि कुछ रेडिएंट स्टेज और परफॉर्म्ड हेवन कल्टीवेटर्स को बचाने के लिए। अब तुम लोग और भी वर्स स्टेट में हो और अब हम तुम्हारी फेथ को ही जकड़ लेंगे। और तभी एल्डर ली जो कि यूना से कहते हैं कि क्लैन हेड आप यहाँ अपने फ्लाइंग टाइगर आर्मी को यहाँ से ले जाए, मैं इन्हें रोकता हूँ। जिस पर क्वी गैंग कहते हैं कि तुम लोग तो 5 ही हो और वो लोग 30 है, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है, उनके पास अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। और जिस पर एल्डर क्वी कहता है कि लड़की तुम अपने डिमन स्कैमिंग सेट के एल्डर से हमें मत मेल खाओ और क्लैन के हेड के प्रति हमारे शब्द बिल्कुल सेना जैसे हैं, हम वही करते हैं जो कहते हैं, हम उनमें से किसी एक को भी हमसे छूटने नहीं देंगे वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। और इधर क्वी गैंग जो कि सोच रही होती कि क्या लू क्लैन के नियम इतने सख्त हैं, 5 आदमी 30 को कैसे रोक सकते हैं। और अब वो एक और हार्ड कंडीशन को जोड़ रहे हैं ताकि कोई बच ना सके। और जिसके बाद में यूना कह जाएगी तो मैं सब कुछ वेंड्राइवर्स पर छोड़ता हूँ और चलो हम ट्रेजरी चलते हैं और डिमन स्कैमिंग सेट को ज्वाइन करते हैं। और फिर यूना जो कि क्वी गैंग के हाथ को कस के पकड़ता है और वो वहाँ से उसे लेते जाते हुए फ्लाइंग टाइगर आर्मी को अपनी तरफ
फॉलो करने के लिए कहता है और फिर यूना जो कि अपनी आर्मी के साथ में यहाँ से चला जाता है और जिस पर क्विकेन कहती है कि क्या सच में वो लोग उनसे फाइट कर लेंगे और जिस पर यूना कहता है कि चिंता मत करो, ये वो सबसे ताकतवर फोर्स है जो ब्रदर जू ने लू क्लैन के लिए छोड़ दिए थे। ये लू क्लैन के गार्डियंस हैं, अपने वादे पर खड़े रहते हैं। अगर उन्होंने कह दिया है कि सब ठीक है तो फिर सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। एंड इधर एल्डरली कहते हैं कि लू क्लैन का हेड ऑफ सेफ है। एंड इधर हम इन पांचों को देखते हैं जो कि अपने पावर को अवलोक करने लगते हैं और जिसके बाद में एल्डरली कहते हैं कि अब हम अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। और तभी एक मिस्टिकल हेवन सेट का एल्डर कहता है कि अरे वाह क्या बात है, तुम तो शो ऑफ कर रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम पहले अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे, या तुम भूल गए तुम्हें ये ताजा घाव किसने दिया है। और जिस पर एल्डर कोई कहता है कि हमने जानबूझकर ये घाव लिया है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो आखिर हम क्लैन हेड को कैसे बता सकते थे, और तुम लोग के पास में एक यही मौका था कि हम लोगों को नुकसान पहुंचा दिए। और तभी एक मिस्टिकल हेवन सेट का एल्डर कहता है कि तुम क्राउड से बिल्कुल अलग दिखते हो और कॉमन एथेलियल एक्सपर्ट से स्ट्रॉन्गर भी हो, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि जूनियर्स को बचाने से पहले तुम लोग डेड लोक में थे और अब तुम्हें कोई भी फायदा नहीं मिला है और तुम लोग पहले से ही हमसे काफी ज्यादा थके हुए हो। तुम लोग एक के बदले 5 से लड़ोगे। आज तो तुम लोग गए। इस एल्डर की बातें सुनने के बाद में ये लोग जो कि एक दूसरे को देखते हैं और फिर कस के हंसने लगते हैं। और जिस पर ये एल्डर कहता है कि अगर तुम लोग क्यों हंस रहे हो, क्या मैं सही नहीं हूँ। जिस पर एल्डर ली कहता है कि तुम लोग बिल्कुल सही हो, लेकिन उस समय हम लोग अकेले अकेले लड़ रहे थे। और जिस पर एक और एल्डर कहता है कि कौन जानता था कि हम जैसे अकेले लोगों के लिए भी ऐसा दिन आएगा जब हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। और जिस पर एल्डर क्यू भी कहते हैं कि किसी भी मामले में इस बार भी हम स्टीवर जू के लिए लड़ रहे थे, जिन्होंने हमें इतने समय तक हम पर इतना बड़ा एहसान दिखाया है। बेहतर हुआ कि हम अब और देर ना करें, वरना क्लैन हेड को नुकसान उठाना पड़ सकता है और हमारी हालत और खराब हो जाएगी। और जिस बात से ये सभी लोग एक साथ एग्री करते हैं और ये लोग जो कि अपने अपने फॉर्मेशन एक्टिव करने लगते हैं। और जिसकी वजह से इधर हम देखते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सारे एल्डर्स जो कि एक डोमेन में एंटर हो जाते हैं। जिस पर ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर कहता है कि शिट, ये काफी गलत हो रहा है, हम एक डोमेन सोल में फंस चुके हैं, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। और जिस पर दूसरा कहा जाए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि उन दोनों के पास में एक डोमेन सोल थी, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना होगा क्योंकि हम लोग 30 लोग हैं। हम सभी लोग अगर इनके सोल पर अटैक करेंगे तो इनकी इस डोमेन को चकनाचूर कर देंगे। और जिसके बाद ये सभी लोग जो कि इस डोमेन में ही इधर उधर अटैक करने लगते हैं, लेकिन ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनका अटैक जो कि उसी डोमेन में ही न्यूट्रलाइज हो जा रहा होता है। और ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये हमारे पावर को सोख रहा है। और जिस पर ये एल्डर कहता है कि ये हमारा डोमेन जो कि यिन यांग से रिवर्सल है और तुम लोगों का कॉन्स्टेंट चेंज से तुम्हारी सारी पावर जो कि इन्हीं में समा जाएगी। और जिस पर दूसरा कहता है कि जब तक तुम लोग के पास में कुछ भी नहीं बचेगा और तुम्हारी सोल जो कि चकनाचूर नहीं हो जाएगी, तब तक तुम लोग बाहर नहीं आ सकते। और इधर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर कहता है कि मैं समझ गया। और फिर वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो क्योंकि ये डोमेन उसे एब्जॉर्ब कर रही है। ध्यान से सुनो, सभी लोग अपनी पावर को इकट्ठा करो और इस डोमेन के बीच में मारो। वैसे भी हम लोग इस इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं, ये डोमेन एक साथ इतनी पावर को होल्ड नहीं कर सकता। और तभी बाहर खड़ा ये एल्डर कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे हो, यिन यांग रिवर्सल में यिन और यांग दोनों ही थ्रेट्स होते हैं। अंदर चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, अगर अकेला एक्ट करेगा तो उसकी पावर खींच ली जाएगी, लेकिन अगर सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो बाहर निकलना मुमकिन है। और जिस पर ये एल्डर जो कि एल्डर ली से भी कहते हैं कि वो लोग अब साथ में काम करने वाले हैं और हम इन्हें होल्ड नहीं कर पाएंगे, अब आपको भी फाइट में एंटर करना होगा। और जिस पर एल्डर ली कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर हम डोमेन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर इन लोग को काफी तकलीफ हो रही होती है कि तभी एल्डर ली जो कि अपने सोल वेरिएंट को एक्टिव करते हैं और उस डोमेन के अंदर भेजने लगते हैं, जहाँ पर कि उनके सोल वेरिएंट्स जो कि काफी सारे एल्डर्स के ऊपर जाने लगते हैं और इनकी एनर्जी को अंदर खींचने लगती है। और हम देखते हैं काफी सारे एल्डर्स जो कि वहीं पर गिरने लगते हैं। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और अब मिलते हैं 3 से 4 या 5 दिन के बाद में, ठीक है, मतलब 5 दिन मेरा लास्ट रहेगा शूट का, ठीक है। 5 दिन के बाद में वीडियो अपलोड करूंगा। और हाँ, इस वीडियो पे भाई 200 लाइक करा दो यार, बहुत कम है प्लीज। और तब तक के लिए बाय बाय। एंड दोस्तों सॉरी, मुझे टाइम मिल गया वीडियो बनाने का तो मैं ठीक है और खींच लेता हूँ। इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एल्डर ली का सोल वेरिएंट जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के कईयों एल्डर सोल वेरिएंट्स का खात्मा कर रहा होता, तभी ये एल्डर ये देखकर काफी शौक होता है कि आखिर ये किस टाइप का पावर है। और इसने प्लग झपकते किस समय में इस इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स में से आधा ही बचे हैं। एंड जिसके बाद में एल्डर ली कहता है कि इतने लोगों को संभालना इतना आसान नहीं है। एंड एल्डर ली अब मैं बाकी का काम आप पर छोड़ता हूँ। जिस पर एल्डर क्यों कहते हैं कि आखिर तुम ये दिखावा क्यों कर रहे हो, एक कुछ होने चाहिए था, अब मैं देखो क्या करता हूँ। और जिस पर एल्डर ली कहते कि तो ठीक है, तो आप दोनों कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी काम हेवन और अर्थ है, वो दोनों बुढ़े पर छोड़ दो। और जिस पर एल्डर क्यों कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, अगर तुम आधे को मार सकते तो मैं इसमें पीछे क्यों रहूं। और जिसके बाद में एल्डर क्यों जो कि जुई से कहते हैं कि जुई चलो हम दिखाते हैं, जिस पर जुई कहते हैं कि अबे तुम भी दिखावा कर रहे हो। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि अपने यिन और यांग को मर्ज करने लगते हैं। और जिसके बाद में इन दोनों की पावर मिलकर उस डायमेंशन के ऊपर में एक वोल्ट एनहेलेशन बनती है, जो कि धीरे धीरे वो अपने अंदर में आने वाली चीजों को खाती जाती है। ये देखकर ये लोग
काफी शौक हो रहे होते हैं। ये लोग चिल्ला रहे होते कि आखिर ये क्या चीज है और आखिर ये इतना बड़ा होता क्यों जा रहा है। और जिस पर एक दूसरा एल्डर कहता है कि बेवकूफ, वो एनर्जी बड़ा नहीं हो रहा है बल्कि ये डोमेन ही छोटा होता जा रहा है। और जैसे ही एल्डर क्यू की वो वर्ल्ड एनिहिलेशन एनर्जी एक एल्डर से टकराता है तो वो वहीं पर जो कि खाक में मिल जाता है। और तभी ये पहले वाला एल्डर कहता है कि सभी लोग अपने अपने सोल को यूज करो, जिसके बाद में ये अपनी वही अटैक को उस वर्ल्ड एनिहिलेशन गोलम के ऊपर करता है। लेकिन जैसे ही वो उससे टकराता है तो उसकी एनर्जी जो कि वहीं पर नलिफाई हो जाती है और जिसकी वजह से ये एल्डर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और कुछ एल्डर्स जो कि डरते हुए ये बोल रहे होते हैं कि हमारी सोल भी जो कि यहीं पर डिसॉल्व हो रही है, क्या हम इस तरह से मरने वाले हैं। और ये लोग अपने सामने ही अपने साथियों को मरते देखकर और भी डरने लगते हैं। एंड तभी इनमें से एक एल्डर जो कि अपने आप को एक्सप्लोड कर देता है और जिसकी वजह से एल्डर क्यू के मुंह से ब्लड निकलने लगती है। और जिस पर एल्डर क्यू कहते हैं कि मैं इसे और देर तक होल्ड नहीं कर सकता, ये लोग पागल हो रहे हैं, वो लोग अपने आप में ही सुसाइड कर रहे हैं। और जिस पर ये भी एल्डर कहते हैं कि हम लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते क्योंकि ये डोमेन भी हमारी सोल से ही बनी है और इतने सारे विस्फोटों के कारण हम भी घायल हो गए हैं और अंदर एक ही आदमी बचा है। और जिस पर एल्डर ली कहते हैं कि तो चलो उसे बाहर निकालो, हम उसे अपने हाथों से ही पीटेंगे। और इधर डोमेन के अंदर इस एल्डर को देखते हैं जो कि अपने मरने का इंतजार कर ही रहे होते कि तभी उसके चारों तरफ से वो डोमेन जो कि हट जाती है। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि ये पांचों उसके बिल्कुल ठीक सामने खड़े होते हैं, जो देखकर ये एल्डर कहता है कि फक, अब मैं पीटने वाला हूँ। और इधर सेक्ट लीडर जियान जो कि अपने उस अकेले एल्डर को पीटता हुआ देखकर कहते हैं ये काफी कमीने हैं और आखिर ये पांचों कौन है और आखिर इतने स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हैं। उन पांचों के अगेंस्ट में 30 लोग थे लेकिन उन लोगों ने पल भर में ही उन सभी को मिटा दिया। जिस पर जुफेन कहता है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये पांचों लोग मिलकर इतने पावरफुल होंगे, आखिरकार मेरा वो सारा एफर्ट बेकार नहीं गया। एंड इधर हम कोई गैंग को भी देखते हैं जो कि उस एल्डर की पिटाई होता हुआ देख रही होती है और वो कहती कि उन लोगों ने 30 लोगों को मार दिया। जिस पर यूनाई कहता है कि ब्रदर जो ने उनमें से 3 को खुद ही सिखाया है जबकि और 2 लोगों को सिर्फ हिंट्स ही दिए हैं और इसीलिए वो लोग हमारे फर्स्ट जनरेशन के वेंडेवर्स बने। वो लोग जिद्दी और प्राइडफुल लोग हैं, वो लोग हमेशा अकेले ही काम करते थे लेकिन इस बार उन लोगों ने मिलकर काम किया। जिस पर कोई गैंग कहती है कि ये सभी लोग मॉन्स्टर हैं और जिस पर यूनाई कहता है कि जैसा मास्टर वैसा डिसेबल, लेकिन वो लोग कभी भी ब्रदर जू के ट्रू डिसेबल नहीं बन पाए। आखिर कौन ही कह सकता है कि उनके डिसेबल जाके बाद में क्या बनेंगे। और जिस पर कोई गैंग कहती है कि लेकिन मास्टर को हम लोगों की ज्यादा परवाह नहीं लगती, उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि वो डिमोनस कमिंग सेक्ट इसलिए आए हैं क्योंकि सेक्ट लीडर के साथ में उनकी डील हुई है। जिस पर यूनाई कहता कि ओहो कुल बनने का अच्छा नाटक कर रही हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे ब्रदर जू के साथ बिताए समय में क्या पता है और ऐसा नहीं है, वो तुम लोगों की भी परवाह करता है। एंड इसी के साथ में सीन कट होता है, हमें डिमोनस कमिंग सेट के सारे डिसेबल को हम देखते हैं जहाँ पर कि गैंगर इन सभी को कमांड दे रहा होता है कि ट्रेजरी पर अटैक करो। लेकिन तभी गैंगर जो कि वहाँ पर यूनाई को आता हुआ देखता है। इधर यूनाई जो कि अपने फ्लाइंग टाइगर आर्मी को कमांड देते हुए कहते कि फ्लाइंग टाइगर आर्मी इन सही पर अटैक करो। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। भाई इतना छोटा चैप्टर था ये। खैर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ जाओ कि आप सभी को क्या करना है। एंड इसी के साथ में इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डिमोनस कमिंग सेक्ट और फ्लाइंग टाइगर आर्मी जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ट्रेजरी के बाहर का जितना भी डिसेबल्स होते हैं इन सभी को मार दिए होते हैं। और जिसके बाद में यूनाई कहता है कि फाइनली हमने ये कर दिया, अब चलो हम इनके ट्रेजरी हाउस में अटैक करते हैं और सारे सप्लाईज को कट करते हैं। लेकिन तभी सामने से काफी बड़ी सी एनर्जी निकलती है जो कि इन सभी पर अटैक करती है और जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो कि घायल हो जाते हैं। एंड तभी ये तीनों जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान में 4 एल्डर्स होते हैं जो कि ट्रेजरी हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और ये चारों एल्डर्स जो कि इन सभी को बोलते हैं कि अगर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ट्रेजरी पर हाथ लगाओ। और इधर यूनाई जो कि सोच रहा होता है कि इन चारों से निकलने वाली ऑरा अब तक मैं जितने भी थ्रिलर स्टेज मास्टर से मिला हूँ ये उन सभी को अभी सरपास कर दिए हैं। कि तभी सीन कट होता है, हम एल्डर ली को देखते हैं जिन्हें महसूस हो जाता है कि क्लैन हेड की मुसीबत में है और वो वहाँ से काफी तेजी से निकल जाते हैं। और वो जाते हुए सोच रहे होते हैं कि वो चारों एक्चुअली में थ्रिलर स्टेज के 9th लेयर पर है, वो लोग सोल हार्मोनिया स्टेज के बिल्कुल करीब है। और यहाँ तक कि इधर जुफेन को भी महसूस हो गया होता है और जुफेन भी इस ऑरा को फील कर रहा होता है। और इस मौका को देखकर सेक्ट लीडर जियान जो कि जुफेन पर अटैक करते हैं और वहाँ पर एक धमाका होता है। हम देखते कि जुफेन जो कि उस अटैक से बच गया होता है, धुआं हटता है। सेक्ट लीडर जियान जो कि हंसते हुए कहते हैं कि जुफेन अगर तुम इतने सारे लोगों के साथ रास्ता दिखाते हुए भाग निकले होते तो मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए था और तुम लड़ना शुरू कर दिए। अब हमारे 4 वेंडेवर्स लोग बाहर आ गए हैं, आपके बचने का कोई मौका नहीं बचा है। और वो हंसने लगता है। जिस पर जुफेन कहता है कि 4 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट जो कि 9th लेयर पर है, ये वाकई में काफी अमेजिंग है, लेकिन ये सिर्फ सेक्ट लीडर के 8th लेयर से थोड़ा सा ही ज्यादा है और तुमको लगता है कि वो लोग इस फाइट का रुख बदल देंगे, जरा ठीक से सोचो। जिस पर सेक्ट लीडर जियान कहते हैं कि ओह तो तुम इसे थोड़ा सा ही कह रहे हो, तो फिर अपनी आंखें को खोल कर देखो कि आखिर
ये डिवाइन बींग्स आखिर कौन है। एंड इसी के साथ में सीन कट होता है, हम देखते हैं उन चारों एल्डर्स को जो कि नीचे आ जाते हैं और जिसके बाद में ये चारों मिलकर जो कि एक साथ एक मेथड को यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनके चारों ओर से काफी एनर्जी निकलने लगती है और ये एनर्जी जो कि एक ड्रैगन में तब्दील हो जाती है और फिर ये डीमन स्क्रैमिंग सेक और फ्लाइंग टाइगर आर्मी पर टूट पड़ने लगते हैं और जिस पर यूना है जो कि उन सभी को कमांड देता कि तुम सभी लोग हवा में उड़ो और इनसे दूर हो जाओ। और जिस पर एक एल्डर कहता कि आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते कि तुम कीड़ों को हम छोड़ देंगे, लेकिन इस बार तो तुम लोगों ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर आक्रमण भी किया और यहाँ तक कि इनका ट्रेजर पर भी आक्रमण किया है, हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। और इस सेक्ट का सर्वोच्च वेनरेबल्स होने के नाते हम चारों इस सेक्ट पर होता हुआ अत्याचार को नहीं देख सकते। और जिसके बाद में ये चारों जो कि एक और अटैक करते हैं जो कि हवा में एक चक्र के जैसा घूमता हुआ जाता है और हवा में उड़ने वाले सारे एल्डर्स और डिसेबल को मारने लगते हैं। और उनकी इस टेक्निक को देखकर यूना ही सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का टेक्निक है। इन्होंने एक ही झटके में 10,000 लोगों को मार दिए और जिसके बाद में यूना ही जो कि अपने लोगों को कमांड देता है कि अपने फॉर्मेशन को तोड़ो और यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ, हम इन्हें हरा नहीं सकते हैं। और जिस पर एक एल्डर जो कि यूनाई को देख लेता है और कहता है कि तो मास्टरमाइंड ये है। और अगले ही पल हम देखते कि वो एनर्जी जो कि यूनाई की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसके सामने क्विगेंग आ जाती है और जिस पर यूनाई क्विगेंग से कहता है कि मिस ये पहला जैसा नहीं है, ये सब बेकार है, आगे या पीछे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और साथ ही हम गेंगर को देखते हैं जो कि वहीं पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि मेरा बेचारा लाइफ अब समाप्त होने वाला है और आखिर मास्टर ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हमला क्यों ही करना पड़ा, क्या यह वास्तव में उन्हें सबक सिखाने जैसा ही था। और जिस पर यूनाई कहता है कि मुझे नहीं पता कि ब्रदर जू ने ऐसा क्यों किया, खैर वो किसी भी लिए क्यों न किए हो, लेकिन अगर उन्होंने हमें कहा है तो मैं स्टैंड लूंगा, वो भी अंत तक। और इसलिए भी क्योंकि ये पूरे लूक क्लैन और ब्रदर जू के बीच बना हुआ विश्वास है। और जिसके बाद ये तीनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं और जिसके बाद में यूनाई कहता है कि समय कम है, चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। खैर ये जानना भी काफी दुखद होगा कि आपके बगल में कौन खड़ा है। और जिसके बाद में ये तीनों चिल्लाने लगते हैं। यूनाई कहता है कि मैं लूक क्लैन का हेड यूनाई, तो दूसरा कहता है कि मैं कोई गेम डीमन स्क्रैमिंग की एक डिसेबल। एंड दोस्तों मेरे से गलती हो गई भाई, जिसको यूएर को मैं कोई गैंग बोल रहा हूँ, तब से मेरा दिमाग कहाँ था और कोई गैंग को बोल रहा हूँ गैंगर। भाई साहब मैं क्या बोल रहा था उतने देर से, पूरा वीडियो बर्बाद। भाई आप लोग समझना ठीक है, मुझे माफ करना भाई। एंड जिसके बाद में हम देखते कि वो चारों वेंड्रेबल्स की वो अटैक जो कि इन तीनों की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी एंड मौके पर ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना ही दूंगा भाई। एंड हाँ तब तक ना आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर देना ठीक है, 200 लाइक कंप्लीट करा देना, ज्यादा भी कर देना यार, अपना भाई का वीडियो है। खैर इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एपिसोड का स्टार्टिंग में हम इस डिवाइन एल्डर को देखते हैं जो कि कहता है यंग लड़के मौत के इतने करीब होते हुए भी तुमने इन बच्चों को काफी अच्छा से लीड किए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिंदा रहने वाले हो। और जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इन डिवाइन एल्डर्स का ये अटैक जो कि इन तीनों की तरफ बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस अटैक के सामने एल्डरली की डोमेन जो की एक्टिव हो जाती है और पीछे से हेवन एंड अर्थ एल्डर्स जो की आने लगते हैं, जो देख ये थोड़ा सा राहत लेते हैं। और तभी ये एल्डर जो की एल्डरली से कहता है कि एल्डरली तुम वहाँ पर सिर्फ खड़े मत रहो बल्कि इन तीनों को वहाँ से हटाओ। और जिस पर एल्डरली जो कि इन तीनों को यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी इधर हम देखते हैं कि जो डेमन को हेवन एंड अर्थ एल्डर्स ने बनाए हुए होते हैं उन्हें उन डिवाइन एल्डर्स पावर जो कि सप्रेस करने लगती है, जिस कारण से इनके मुंह से भी ब्लड निकलने लगती है। और तभी वहाँ पर उनके डोमेन में एक ब्लास्ट होती है जिसमें से उनकी एनर्जी निकलते हुए उन डिवाइन एल्डर्स के पास जाने लगती है। जिस पर एक डिवाइन एल्डर कहता है सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उनके पास में ऐसे भी एल्डर्स है जो कि डोमेन सील को भी एक्टिव करते हैं, और सच में मैं ऐसी सोल को पहली बार देख रहा हूँ, ये काफी रेयर है। खैर अफसोस की बात है कि तुम लोग काफी कमजोर हो, अच्छा हो कि हम पर हमला करने से पहले तुम लोग पहले से ही घायल थे, नहीं तो तुम लोग हमें सीरियस कर देते। और जिस पर दूसरा डिवाइन एल्डर कहता है कि ये सोल डोमेन तो बिल्कुल फंटास्टिक है, यिन और यांग को यूज करके इस वर्ल्ड को टर्न कर देना। एक एवरेज कल्टीवेटर के पास में इससे निपटने का कोई भी रास्ता नहीं होता। हालांकि इस डोमेन का कमजोरी स्पष्ट है, हालांकि ये एनिमी को थकाने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे निपटने के लिए काफी समय भी देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि वे कैसे दिखते हैं। कि तभी ग्रेनी जूई जो की कहते कि बुढ़े लोग सच में तुम लोग बात करने जानते हो, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारी नजरों में के लायक भी नहीं है? चलो मैं तुम बुड्ढों को समझाती हूँ। इतना कहते ही ग्रेनी जूई और एल्डर क्यू जो कि अपनी एक डेथ आर्ट टेक्निक को उन पे अटैक करते हैं, लेकिन जैसे ये उनकी सीढ़ी से टकराती है तो ये वहीं पर निलिफाई हो जाती है, जो देखकर ये दोनों कपल भी कहते हैं या ये कैसे पॉसिबल है। जिस पर जुपेन कहता है कि 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स, और जिस पर सेक्ट लीडर जियान कहता है कि वो लोग कर दिखाए, ये बिल्कुल 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स हैं। और क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम वेस्टर्न लैंड्स के सेक्ट के पावर के
के बारे में भी नहीं जानते, तुम्हें कम से कम डीमन स्कैमिंग सेक्ट के हाई वेंडर्स के बारे में तो जानने चाहिए था। जिस पर जुफेन कहता है कि मैंने उनके बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। जिसके बाद में सेक्ट लीडर जियान जो कि बताने लगते हैं कि तो फिर मुझे बताने दो, वेस्टर्न लैंड में हम टियायू की 3 गार्डियन सेक्ट के नाम से जाने जाते हैं और हर सेक्ट के पास में अपनी गार्डियंस होते हैं। 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स यही नाम है जिससे हमारे गार्डियंस पुकारे जाते हैं। और ये सुनकर हान कियान्यू काफी शौक हो जाती है, कहती क्या ये 1 स्वॉर्ड ड्रैगन्स है। और जिस पर डेनर भी कहती कि सीनियर सिस्टर आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो और आखिर ये मुझे क्यों नहीं पता। और जिस पर कियान्यू कहती कि मैंने सोचा था कि वो सिर्फ एक लेजेंड है, किसे पता था कि वो टुलू है। और ये 4 गार्डियंस जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सेक्ट के कुछ एल्डर्स ही जानते हैं कि हमारे होम ग्राउंड पर कुछ गार्डियंस वर्ल्ड रेबल्स हैं। डीमन स्कैमिंग सेक्ट का इल्यूसिवस कैरेट ड्रैगन भी इनकी खुली है और ये लोग हेवनली साइकिल एल्डर्स के नाम से जाने जाते हैं। हमने सिर्फ उनके नाम ही सुने थे लेकिन उनके रूप कभी नहीं देखे थे। समय के साथ लोग उन्हें भूल गए लेकिन मैं कभी ये कल्पना नहीं कर सकती और अगर वो बाहर आ गए तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट की पूरी ताकत भी उन्हें हरा नहीं सकती, यहाँ तक कि हाई वेंडेबल के साथ भी हम नहीं जीतेंगे। तभी सेक्ट लीडर जियान जो कि चिल्लाते हुए कहते कि एक्सीलेंट, सच में मिस्टिक हेवन सेक्ट के एल्डर बनने लायक हो, टाइट्स और फॉर्चून को अच्छी तरह से समझती हो। 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्ट, इसमें से एक है हेवनली स्वॉर्ड जो गार्डियन हेवन थ्रिलिंग सेक्ट की रक्षा करता है। ऑफ द 5 ड्रैगन 4 है, वुड ड्रैगन, फायर ड्रैगन, आइस ड्रैगन और मेटल ड्रैगन। ये चारों ही हमारे सेक्ट के एल्डर्स हैं। इससे सिर्फ डीमन स्कैमिंग सेक्ट का हाई वेंडेबल बचता है, हिडन ड्रैगन। और याद करो जब उसने इम्प्रामैन 5 के साथ मिलकर हेवनली साइकिल एल्डर्स पर हमला किया था वो पूरी तरह हार गए थे, इसलिए चाहे वो खुद ही क्यों न आ जाए हम में से किसी भी को डर नहीं है। हेवनली स्वॉर्ड खड़ी है, 5 ड्रैगन साथ है, मिस्टिकल हेवन सेक्ट को कोई भी हिरा नहीं सकता। जिस पर जुफेन कहता है कि अगर ऐसी है तो आखिर तुम अब तक इन 4 मास्टर को यहाँ पर छुपा कर क्यों रखे थे। जिस बात पर सेक्ट लीडर जियान जो कि हंसते हुए कहते हैं कि हमारे 4 वेंडर्स जो कि इल्यूजन में थे वो भी कई सालों से वो लोग अपने हार्मोनी 16 स्टेज में एंटर करने वाले हैं लेकिन तुम्हारे अटैक के कारण उनको यहाँ आने के अलावा कुछ और नहीं था। जुफेन, तुम और तुम्हारे लोग यहीं पर मरने वाले हैं। जिस पर ये चूतिया यंग मास्टर कहता है कि जुफेन, तुम्हारे जैसे नीच डीमंस जो कि हमारे राज्य सेक्ट पर अटैक किया और अब तुम हमारी पावर को देख रहे हो। जिसके साथ में जब जुफेन सामने की तरफ देखता है तो उसके सारे सेक्ट के डिसाइबल्स और वेंडेवर्स जो कि मारे जा रहे होते हैं। ये देखकर जुफेन सोचता है कि ये लोग वाकई में पावरफुल हैं। कि तभी ये कियान्यू कहती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि ये ओल्ड डीमन की कोई कहानी नहीं थी, ये लोग रियल में एग्जिस्ट करते थे। इनके पास सिर्फ अर्थ ड्रैगन सोल नहीं है बल्कि एक हेवन साइकिल अरे भी है। आखिर इनसे निपटा कैसे जाए। क्विलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ कुछ ही पल के लिए साथ रहेंगे। जिस पर क्विलिंग कहता है कि तुम्हारे साथ में थोड़ा सा मोमेंट भी काफी है। और हम देखते हैं कि ये लोग आपस में गले मिल रहे होते हैं। तभी इधर हम जुफेन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मुझे इस ट्रम्प कार्ड को निकालना नहीं था लेकिन मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। एंड दूसरे साइड हम इन दोनों बाप बेटे को देखते हैं जो कि हंस रहे होते हैं। जिसके बाद में जुफेन कहता है कि चलो अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। एंड इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड दोस्तों मैं ये लिख के देता हूँ कि बुक ऑफ एस्पेयर की ये स्टोरी जो है ना, ये राइटर भाई साहब इतना लंबा इस फाइट को खींचेगा ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब कम से कम 10 चैप्टर और लगेंगे इस फाइट को खत्म करने के लिए। खैर चलो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग में हम देखते हैं एल्डर ली जो को इन तीनों को लेकर भाग रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे एक ड्रैगन सोल जो कि आ रहा होता है और जिसे कि एल्डर ली भी नोटिस कर लेते हैं। जिसके बाद में एल्डर ली जो कि अपने नेक्रो ड्रैगन क्लो को लेकर उसे डिफेंस करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में टकराते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण एल्डर ली जो कि नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर ये तीनों भी काफी शॉक हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर एल्डर क्यू आते हैं उसे संभालते हैं और फिर एल्डर क्यू कहते हैं कि ओल्ड कमीने, ओल्ड मास्टर और बाकियों को लेकर यहाँ से निकलो। एल्डर ली की सोच जो कि ऑलमोस्ट सेटल हो गई है और हम जैसे लोग जो कि इन चारों से निपट नहीं सकते, अच्छा चाहिए हुआ कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और जिस पर ग्रैनी ज़ोई कहती है कि तो ठीक है। जिसके बाद में वो अपनी टेक्निक को यूज करके इन तीनों को पकड़ लेती है और फिर वो तीनों को यहाँ से लेकर जाने लगती है। जिसके साथ ही इधर हम हेवन एंड अर्थ एल्डर्स को देखते हैं जो कि यिन यांग, रिवर्सल डोमेन और सोल वेरिएंट को यूज करते हैं और फिर वो लोग यिन यांग वर्ल्ड लॉक बनाते हैं और जिससे कई सारे चैंस निकलती है और इन चारों को पकड़ने लगती है। जिस पर कि अंदर बैठा एक हेवन एल्डर कहता है कि क्या बात है, तुम लोग कितना मनोरंजन करा रहे हो और ये कोई डोमेन सोल जैसा सिंपल नहीं है। यिन यांग चेन जो कि हेवन एंड अर्थ से कनेक्टेड है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने डोमेन को एक चेन का आकार का छोटा सा कर दिया है लेकिन वास्तव में यह इसके विपरीत है। उन्होंने वास्तव में इसे बड़ा कर दिया है जो कि चेन की यिन और यांग एनर्जी वर्ल्ड को जोड़ती है, यह हमें इसे जोड़ती है और इसके साथ शक्ति छीन भी लेती है, हमें एक स्थान पर रहने के लिए मजबूर भी करती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन दोनों के डोमेन सोल में एक वेरिएंट भी होगा, सच में काफी अच्छी है। और जिसके बाद हमारे वाले एल्डर्स कहता है कि ये बिल्कुल सही है, रेडियंट स्टेज में भी हमने इस मूव को कंप्लीट कर लिया था और इसी एक असली मॉन्स्टर को सील भी किया था। हमने बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम 4 बुड्ढे उस मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक हो जो तुम इन चेन को तोड़ सको। और तभी दूसरा एल्डर जो कि एल्डर ली से कहता है कि एल्डर ली हमारे क्लैन हेड को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, हम इसे देखते हैं, हम वादा करते हैं कि लड़ाई खत्म होने से पहले इन बुड्ढों को यहाँ से जाने नहीं
देंगे। और जिस पर एल्डर क्यू भी कहते हैं कि तियानियों के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिससे यही उम्मीद थी। सच में तुम लोग ट्रूली रिलायबल हो। एंड इसी के साथ में इधर हम देखते हैं हेवन एंड अर्थ एल्डर्स को, जो कि अपने चेयर्स में पावर इन्फ्लुएंट कर रहे होते हैं कि तभी ये एल्डर सोच रहा होता है कि चाहे दो आयरन चेयर हेवन और अर्थ को कनेक्ट करती हो और प्रेशर को काफी हिस्सा में ट्रांसफर कर देती हो, फिर भी हेवनली साइकिल एल्डर्स की तरफ से अनलिश हुई ओवरफ्लोइंग फोर्स को रोका नहीं जा सकता। इस बार हमें अपनी जानों को कुर्बानी देकर उन चार बुड्ढों को ताकत को धीरे धीरे जिनिस करना पड़ेगा। और इधर हम ज़ुपेन को देखते हैं, जो कि अपने एल्डर्स को रेजिस्ट करते हुए देख रहा होता है। तभी सेक्ट लीडर जुएन जो कि चिल्लाते हुए ज़ुपेन से कहते हैं कि ज़ुपेन, तुम कभी सोचना भी मत कि ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट के चार उन हेवन एल्डर्स को रोक सकते हैं, और अगर तुम ऐसा सोच रहे थे तो तुम बेवकूफ हो, उन्हें तुम अपनी नंगी आंखों से हारते हुए देखोगे। एंड इसी के साथ में इधर हम हेवनली एल्डर्स को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि इग्नोरेंट जूनियर्स, ज्यादा खुश मत हो, हमारे डोमेन सोल के पास मेरिट हो सकती है, लेकिन हम चारों के लिए कुछ भी नहीं है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि ये लोग अपनी पावर को फिर से अनलिश करते हैं, और जिस पर हेवन एंड अर्थ एल्डर्स जो भी कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, हमारे हेवन एंड अर्थ जो भी कनेक्ट हो चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक ब्लास्ट होते है, जिसके कारण ये दो एल्डर्स जो कि नीचे गिरने लगते हैं। इधर हेवनली एल्डर्स जो भी कहते हैं, हमारी सोल जो कि अर्थ ड्रैगन सोल्स है, जो कि अर्थ से रिबॉर्न हुई है, तुम हम लोगों को वर्ल्ड के पावर से जोड़ सकते हो, लेकिन हम अर्थ वाले हैं, हम इन्हें तोड़ भी सकते हैं। और तुम्हारी भी सोल्स कमजोर नहीं है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कमजोर इसलिए कि तुम हमारे जैसे लोगों का अपोनेंट बन गए। खैर तुम दोनों की सोल्स भी वर्स्ट स्टेट में है, तुम लोग मूव भी नहीं कर सकते। एंड तभी हम इन दोनों एल्डर्स को देखते हैं, जो कि आसमान से नीचे गिरते हैं। एंड ये लोग जिंदा तो होते हैं, लेकिन अपने बुरी कंडीशन में। और जिसके बाद में एक हेवनली एल्डर कहता है कि हमें सबसे पहले उन बग से निपटना चाहिए। और जिसके बाद में ये चारों जो कि अपने ड्रैगन सोल से सभी लोगों को मारने लगते हैं। और जो देखकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के काफी सारे एल्डर्स और डिसाइपल जो कि काफी खुश हो रहे होते हैं और चेयर भी कर रहे होते हैं, लेकिन इधर डिमोनस गेमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स काफी निराश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी हम रेबल यांग को देखते हैं, जो कि ज़ुपेन के पास जाते हैं और ज़ुपेन से कहते हैं कि आखिर हमें क्या करनी चाहिए। मेरे वेस्टर्न साइड जो कि अब खत्म होने के कगार पर है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे, हम भाग भी नहीं पाएंगे। एंड तभी वहाँ पर वेंडेबल भाई आते हैं और कहते हैं कि हमारे साइड भी लगभग खत्म हो चुके हैं, और वो चार एल्डर्स जहाँ भी चाह रहे हैं सभी को मारना चाह रहे हैं। और तभी वेंडेबल की भी कहते हैं कि ज़ुपेन, हमारे आगे के रास्ते जो कि बंद हो चुके हैं, हमें अपनी मेन पावर को एग्जीक्यूट करनी चाहिए और यहाँ से निकलनी चाहिए। जिस पर ज़ुपेन कहता है कि अगर हम उनसे बच भी जाएंगे तो ये भी पॉइंटलेस होगा, हमारी टैक्टिक जो कि अंदर घुसकर अटैक करने वाली थी वो हमें अपने डिफेंसिव एरिया में ट्रैप कर ले रहे हैं। हमारे पास मौत तक लड़ने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है, या हम मर जाए या फिर जीत जाए, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है सिवाय आगे बढ़ने का। एंड दोस्तों मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ कि ज़ुपेन आखिर आगे में क्या यूज करने वाला है एंड किसको यूज करने वाला है, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना जो भी गेस करना चाहता हूँ। एंड हाँ, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, वो भी दिल से। एंड तब तक के लिए बाय बाय।